हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु की पेशकश मेंबरशिप और पेड ऑडियो बुक सीरीज में एक और चेहरा का एपिसोड नंबर 4। यह या तो आपको मेंबरशिप में मिलेगा या फिर पेड ऑडियो बुक्स। विमल ने 10,000 रुपए आंटी और खांडेकर के सामने डाल दिए। यह क्या? खांडेकर बोला, गाड़ी 40 के काबिल थी। विमल बोला, वक्त की कमी की वजह से 50 देने पड़े। लेकिन वो तो 60 कह रहा था। कहने में और मिलने में फर्क होता है। वो 50 में बेचने को मान गया। राजी से तो नहीं मान गया, मनाना पड़ा। या बाकी रकम तुम हमें वापस कर रहे हो? और क्या करूं? खांडेकर और आंटी ने एक नए सम्मान की दृष्टि के साथ विमल को देखा। बाकी माल की क्या खबर है? विमल ने पूछा। लेजर बीम, खांडेकर बोला, और वेल्डिंग वाले सामान के अलावा सब कुछ यहां पहुंच चुका है। ट्रक भी तैयार है। उसके तले में 2.5 फीट व्यास का छेद किया जा चुका है और उसके लिए नकली नंबर प्लेटें तैयार करवाई जा चुकी है। बाकी सामान कब आएगा? कल। लेजर बीम की बातचीत अभी चल रही है और मुबारक अली को सिलेंडर ढोने के लिए गाड़ी चाहिए। ट्रक ले जाता। ट्रक वो नहीं ले जाना चाहता। तो वैन ले जाए। ठीक है, मैं उसे खबर कर दूंगा। श्याम डोंगरे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पहुंचा। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अली उसे वही ड्यूटी देता मिला जहां वह उसे पिछले रविवार मिला था। मुश्ताक अली उसे देखकर सक पकाया। या इधर बाजू में आकर मेरी बात सुनो, या अपने हवलदार को थोड़ी देर के लिए कहीं चलता करो, डोंगरे धीमे स्वर में बोला। क्यों? मुश्ताक अली बोला। सुना नहीं? डोंगरे घुड़क कर बोला। उस घुड़की से तुरंत मुश्ताक अली के चेहरे पर क्रोध के भाव प्रकट हुए, लेकिन डोंगरे को विचलित होता ना पाकर वह खुद विचलित हो गया। जोशी, वह हवलदार से बोला, जा कहीं से चाय का इंतजाम कर। जोशी सहमति में सिर हिलाता वहां से चला गया। चाय का खोखा वहां से दूर इमारतों के पीछे कहीं था। जोशी काफी दूर निकल गया तो मुश्ताक अली बोला, क्या है? कल तुम्हें कमिश्नर ने बुलाया था? डोंगरे उसे घूरता हुआ बोला। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? क्यों? तुम्हारे चालान के बारे में पूछ रहा था। मैंने बहुत गलती की जो तुम्हारा वो चालान काट कर तुम्हें दिया। 10,000 रुपए में काटा, फोकट में नहीं काटा। उस वक्त तो नोटों की गड्डी देखकर लार घुटनों तक टपक रही थी। बकवास ना करो, वह तिलमिलाया। मैं फंसते फंसते बचा हूं। हुआ क्या था? मुश्ताक अली ने तारीखों के घालमेल की बात उसे बताई। यह तो अच्छा हुआ, वह बोला, कि मुझे ऐन मौके पर एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन सूझ गई थी और वह कमिश्नर को हजम हो गई। तुम्हें कैसे पता कि वो कमिश्नर को हजम हो गई थी? ना हजम हुई होती तो वो मुझे यूं आसानी से जाने देता? बेवकूफ, तेरे को यूं आसानी से चले जाने दिया जाना ही इस बात का सबूत है कि कमिश्नर तेरी सफाई से जरा भी मुतमईन नहीं हुआ था। क्या? 10,000 रुपए में से अपने उस रोज वाले जोड़ीदार हवलदार को कितने पैसे दिए? क्यों? कितने पैसे दिए? डोंगरे सख्ती से बोला। 500 रुपए। शाबाश, तुम्हारी करतूत का गवाह 500 रुपए में अपनी जुबान को ताला लगाकर रख पाएगा? भिकाराम मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोल सकता। कौन कहता है? मैं कहता हूं। आखिर उसने भी तो रिश्वत खाई है, बराबर की नहीं, चिड़िया के चुग्गे जैसी, भूल जाने काबिल। तुम कहना क्या चाहते हो? मियां, तुमने अपनी करतूत में उसे बराबर का शरीक बनाया होता तो उसका रवैया तुम्हारी तरफदारी का और तुम्हारे लिए वफादारी का होता, लेकिन मौजूदा हालात में वह मामूली दबाव में ही सब कुछ बक देगा। उसे जब अभयदान देकर तुम्हारे खिलाफ किया जाएगा तो वह एक की चार लगाएगा। मुश्ताक अली के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर वह बोला, अभी उसके घर जाता हूं और उसे समझाता हूं कि वो अपना मुंह ना फाड़े। उसकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इत्तेफाक से अब वो तुम्हारे खिलाफ या किसी के भी खिलाफ मुंह फाड़ने के काबिल नहीं रहा। क्यों? क्या हुआ उसे? खुदा को प्यारा हो गया बेचारा। क्या? लोकल पर घर जा रहा था, दरवाजे पर खड़ा था, पता नहीं किसी का धक्का लगा या खुद ही का बैलेंस बिगड़ गया, नीचे रेलवे लाइन पर जाकर गिरा, कट कर मर गया। मुश्ताक अली मुंह बाए उसकी तरफ देखने लगा। ऐसा बैलेंस? डोंगरे सांप की तरफ फुफकारा। तुम्हारा भी बिगड़ सकता है मुश्ताक अली। क्या? सुना नहीं? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले सब इंस्पेक्टर के बच्चे। मेरे चालान की जो एक्सप्लेनेशन तूने कमिश्नर को दी है, अगर तू उस पर टिका ना रहा, अगर तू तोते की तरह उसे ही ना रटता रहा,
अगर तू अपनी जबान से फिरा तो मैं तेरा ही नहीं तेरे सारे कुनबे का बैलेंस बिगाड़ दूंगा। साले हलकट मवाली, मुश्ताक अली हिम्मत करके बोला। तू मुझे यूं धमकी नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, डोंगरे कहर भरे स्वर में बोला। मैं दे रहा हूं। कहे तो तेरे हवलदार के आने से पहले अभी यहीं तेरा पेट चीर कर दिखाऊं और फिर जाऊं चिंच पोकली तेरी खूबसूरत बीवी और तेरे 5 बच्चों की खबर लेने। बोल क्या कहता है? अबे मैं कमिश्नर को कही अपनी बात से भला क्यों फिरूंगा? मुश्ताक अली बोला पहले की तरह, रोब सही, लेकिन असल में उसके चेहरे से खून निचोड़ा जा रहा था। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, इसी में तेरी भी भलाई है। हवलदार भीखाराम की मौत के बाद तुझे झूठा करार नहीं दिया जा सकता। तेरे आला अफसर तेरी नीयत पर बदस्तूर शक करते रह सकते हैं, लेकिन अगर तू इस बात से नहीं फिरा कि चालान बुक का वर्का गलती से आगे से खुल गया था तो वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। समझा? समझा। तेरा हवलदार चाय लेकर आ रहा है, बेखौफ होकर चाय पी। इस इम्तिहान में अगर तू पास हो गया तो पिछले इतवार जैसी 100 के नोटों की एक और गड्डी बतौर इनाम तुझे कंपनी से मिलेगी। एक और गड्डी? हाँ, और उसमें तेरा कोई हिस्सेदार भी नहीं होगा। फिर सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अली पर आखिरी चेतावनी भरी निगाह डालकर हवलदार जोशी के वहां पहुंचने से पहले ही डोंगरे वहां से विदा हो गया। इंस्पेक्टर फाल्के कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचा। कमिश्नर वहां उपलब्ध नहीं था। वह अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। कुछ क्षण वह सोच विचार करता रहा, फिर उसने टेलीफोन अपनी तरफ सरका लिया। उसने सरकारी अस्पताल का नंबर डायल किया और डॉक्टर दस्तूर के बारे में पूछा। पता लगा कि डॉक्टर दस्तूर उस वक्त एक इमरजेंसी केस में मशगूल था, इसलिए फोन पर उपलब्ध नहीं हो सकता था। उससे उसका नाम वगैरह पूछा गया तो उसने संबंध विच्छेद कर दिया। उसने डॉक्टर दस्तूर की कोठी पर फोन किया। जवाब में एक बड़ी सभ्य ससंस्कृत आवाज उसे सुनाई दी। मिसेस दस्तूर, वह सख्ती से बोला। हाँ, कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? उसका स्वर कर्कश हो उठा। कौन? यानी कि नहीं पहचाना? बेटी कैसी है अब आपकी? ओह जालिमो, मेरी बेटी ने क्या बिगड़ा था तुम्हारा? मिसेज दस्तूर ने आर्तनाद किया। क्यों उसकी उंगली काट दी तुमने? वजह आपको मालूम है, फाल्के सावधानी से बोला। डॉक्टर साहब का आप लोगों से बाहर जाने का कोई इरादा न था। उनका इरादा बदल सकता था। नहीं बदल। उनका इरादा अभी भी बदल सकता है। नहीं, मैंने यही जानने के लिए फोन किया है कि अब डॉक्टर साहब का क्या इरादा है। दोबारा मेरी बच्ची को हाथ न लगाना। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं कि डॉक्टर साहब आपके किसी आदमी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देंगे। आपको मालूम है उन्हें कौन सी गवाही नहीं देनी है? हाँ मालूम है। उन्हें उस शीशे की आंख वाले मवाली की शिनाख्त नहीं करनी है जिसे कमिश्नर साहब के ऑफिस में उनके रूबरू करवाया गया था, जिसका नाम श्याम डोंगरे है। नाम मुझे नहीं मालूम, अब याद कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। नहीं भूलूंगी। फाल्के ने लाइन काट दी। अब डॉक्टर की लड़की की बीमारी और डॉक्टर की चुप्पी की वजह उसकी समझ में आ चुकी थी। आधी रात के दरमियान मुबारक अली ने बड़ी सहूलियत से लोहे की तारों की जाली काटकर इतना रास्ता बना लिया कि सिलेंडरों के गोदाम के भीतर कदम रखा जा सकता। दूर लकड़ी के फाटक पर जॉर्ज सेविस्टन यार्ड के चौकीदार को बातों में उलझाया था। वह स्वयं को एक ऐसा चौकीदार बता रहा था जो आधी रात तक उसी इलाके में कहीं चौकीदार की ड्यूटी भुगता कर घर जा रहा था। वहां तक वे लोग खांडेकर द्वारा उपलब्ध कराई मेटाडोर वैन में पहुंचे थे। वह मेटाडोर वैन जिसकी पिछली दोनों सीटें उखाड़ दी गई थी, उस घड़ी मुबारक अली से कोई 30 गज परे सड़क पर खड़ी थी। सड़क और गोदाम के बीच की जमीन कच्ची और भुरभुरी थी। इस वजह से मुबारक अली वैन को एन गोदाम की जाली तक नहीं ला सका था। वहां वैन का पहिया कहीं फंस सकता था और एक ऐसी नई मुसीबत का बायस बन सकता था जिससे अकेले 2-4 होना उसके बस की बात न होती। वह निर्विघ्न गोदाम में दाखिल हुआ। फिर एक एक करके उसने वैन तक सिलेंडर ढोने शुरू कर दिए। जितनी गणना सोहल ने उसे बताई थी उतनी वैन में लद चुकने तक वैन का लगभग सारा पुष्टभाग सिलेंडरों से लद गया। आखिरी फेरे में उसने एक साथ 3 ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च उठाई और वैन के नजदीक पहुंचा। उसने वैन के पुष्टभाग का दरवाजा बंद किया और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने वैन आगे बढ़ाई। वैन लकड़ी के फाटक के आगे से गुजरी। जॉर्ज ने कनखियों से वैन को और वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठे अपने उस्ताद को देखा। मुबारक अली ने आगे सड़क पर मोड़ काटा और वैन को रोक दिया। वह प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद जॉर्ज वहां पहुंचा। फिट,
उसने पूछा। मुबारक अली ने सहमति में सिर हिलाया और ड्राइविंग सीट से परे सरक गया। जॉर्ज ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुरंत मेटाडोर वैन उसने आगे बढ़ा दी। आज तेरा अद्दा दिखाई नहीं दे रहा, एकाएक मुबारक अली बोला। है ना बाप? जॉर्ज जैकेट की जेब से आधा भरा अद्दा निकालकर उसे दिखाता हुआ बोला। मैं तो समझा था कि तू सुधर गया। एक घूंट मारो ना बाप। चल बे साले, अपन वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, विलायती पीता है। स्कॉच? वही। रोड ब्लॉक? एकाएक जॉर्ज बोला। क्या? आगे रोड ब्लॉक दिखाई दिया है बाप। तो क्या बांधा है, वो हमारे लिए थोड़ी ही है। लेकिन अब मूर्ख, आजकल माहिम काजवे पर रोज रात को रोड ब्लॉक होता है। साले टैक्सी चलाता है, इतना भी नहीं पता। यह रोज वाली बात मेरे को नहीं मालूम थी। ऐसा क्यों बाप? आजकल पुलिस फोर्स वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दहशतगर्दों को, टेररिस्ट को बहुत ढूंढेला है। देख लेना, वो हमारे को कुछ नहीं बोलने वाला। एक सिपाही ने मेटाडोर वैन की तरफ टॉर्च चमकाई। जॉर्ज ने उसके करीब लाकर वैन रोकी। सिपाही ने टॉर्च की रोशनी बारी बारी दोनों के चेहरों पर डाली। मुबारक अली? फिर सिपाही बोला। मुबारक अली सक पकाया। उसने आंखें मिचमिचाई। कौन हो भाई? फिर वह बोला, जरा टॉर्च तो बंद करो, मैं करीम बख्श। सिपाही जलती टॉर्च का रुख सड़क की ओर करता हुआ बोला। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आज इस खड़खड़ वैन में कैसे? अपनी गाड़ी बिगड़ गई, टैक्सी मिली नहीं। ये छोकरा बंदरगाह जा रहा है, मेरे को फोर्ट तक लिफ्ट दिएला है। तुम्हारा जानने वाला नहीं? नहीं, लेकिन शरीफ लड़का मालूम होता है। सिपाही ने जॉर्ज पर टॉर्च की रोशनी डाली। कभी मुबारक अली करीम बख्श के साथ ही धोबी तालाब के झोपड़ पट्टे में रहता था। करीम बख्श आज भी वहीं झोपड़ पट्टे में आबाद था, जबकि मुबारक अली फोर्ट के इलाके में एक फ्लैट हासिल कर चुका था। जहां मुबारक अली को यह बात बड़ी नागवार गुजरी थी कि इतनी रात गए यूं चेक पोस्ट पर उसे कोई अपना पहचान वाला मिल गया था, वहीं इस बात से खुश भी था कि करीम बख्श जॉर्ज स्टेबियन को नहीं जानता था और उसकी लिफ्ट वाली कहानी चल गई थी। लाइसेंस है? करीम बख्श जॉर्ज से संबोधित हुआ। है, जॉर्ज बोला। दिखाओ। जॉर्ज ने जैकेट की जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। तभी पीछे सड़क पर एक एम्बेसडर प्रकट हुई। ठीक है, करीम बख्श बोला। ड्राइविंग वाली साइड से ही उसने वैन के पृष्ठभाग में टॉर्च की रोशनी डाली। सरकारी माल है बाप, जॉर्ज बोला। बंदरगाह पर छोड़कर आने का है, आगे बढ़ो। करीम बख्श मुबारक अली को सलाम करता बोला। जॉर्ज ने कार आगे बढ़ा दी। बैरियर पार करते समय उसने नोट किया कि एक दूसरा सिपाही एक रजिस्टर में मेटाडोर का नंबर दर्ज कर रहा था। वो नंबर नोट कर रहा है, जॉर्ज दबे स्वर में बोला। तो क्या हुआ? मुबारक अली आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। वो तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इन लोगों का रूटीन है। रिकॉर्ड की तरफ कोई ध्यान तक नहीं देता। ध्यान देगा भी तो साले के हाथ क्या आएगा, नंबर तो नकली है। जॉर्ज फिर न बोला। बाकी आंटी के स्क्रैप यार्ड तक का फासला उन्होंने निर्विघ्न तय किया। दिन चढ़ा तो किसी का ध्यान कटी हुई जाली की तरफ गया। तुरंत फोरमैन को सूचित किया गया। फोरमैन ने पुलिस को फोन किया। तफ्तीश में पुलिस के हाथ कोई भी क्लू न लगा, सिवाय 12 नंबर के जूतों के निशानों के, जो कटी हुई जाली और सड़क के दरमियान जगह जगह पाए गए थे। रास्टर कास्ट द्वारा घटनास्थल से दोनों पैरों के निशान उठा लिए गए। उस जानकारी को रिकॉर्ड सेक्शन में भेजा गया। शाम तक खबर आई कि पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसा कोई नॉन क्रिमिनल नहीं था जो कि उस असाधारण आकार का जूता पहनता। भेदियों की मदद से इलाके के जरायम पेशा लोगों की पड़ताल शुरू हुई। कोई नतीजा सामने न आया। 10 बजे इंस्पेक्टर फाल्के की कमिश्नर से मुलाकात हुई। पहले उसने कमिश्नर को हविलदार भीखाराम की मौत की खबर सुनाई। बड़ा उम्दा वक्त चुना उसने लोकल से गिरकर जान गंवा देने का। कमिश्नर धीरे से बोला। उसने या किसी और ने? फाल्के बोला। हमारे पास ऐसा कोई सबूत है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी? जी नहीं। फिर? सर, कई इत्तेफाक एक साथ होना भी तो शक के बायस में आ जाता है। इत्तेफाक से ऐन उसी वक्त डोंगरे का चालान हुआ जबकि अस्पताल में शीहॉन का कत्ल हुआ। इत्तेफाक से चालान करने वाले इंस्पेक्टर मुश्ताक अली ने अपनी चालान बुक का वर्का गलत पलट दिया। इत्तेफाक से वो हवलदार लोकल से गिरकर मर गया जो यह बता सकता था कि पन्ना इत्तेफाक से गलत पलटा गया था या चालान अगले दिन काटा गया था। इत्तेफाक से जिस शीशे की आंख वाले की खुद डॉक्टर दस्तूर ने हमें खबर दी थी, डॉक्टर दस्तूर अब उसे नहीं पहचानता। तुम्हारी बात दुरुस्त है, इतने इत्तेफाक एक साथ नहीं होने चाहिए थे।
मैंने कुछ किया है क्या? मुझे कल से ही डॉक्टर दस्तूर की बेटी का घायल और बीमार होना बड़ा रहस्यपूर्ण लग रहा था। मुझे लग रहा था कि डॉक्टर दस्तूर की बेटी की उस दशा के पीछे किसी आतताई का हाथ था। तो सर, मैंने डॉक्टर दस्तूर के घर फोन करके उसकी बीवी से बात की और जाहिर किया कि मैं ही वो आतताई था। कमिश्नर ने हैरानी से अपने मातहत इंस्पेक्टर की तरफ देखा। नतीजतन मुझे यह मालूम हुआ, फाल्के बोला, कि डॉक्टर दस्तूर की लड़की को गुंडे उठाकर ले गए थे और डॉक्टर दस्तूर को वार्निंग के तौर पर उन्होंने लड़की की एक उंगली काट कर दी थी। कहने की जरूरत नहीं कि वार्निंग कारगर साबित हुई। डॉक्टर दस्तूर ने अपनी जुबान को ताला लगा लिया। वो ताला खुलवाना होगा। इंस्पेक्टर, डॉक्टर दस्तूर को फिर यहां तलब करो। जी सर। शाम तक डकैती की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई। केवल लेजर बीम का इंतजाम उस रोज भी ना हो सका, लेकिन उसकी तरफ से अभी पूरी नाउम्मीदी नहीं हुई थी। जामवंत राव ने बताया कि अगले रोज उसके बारे में कोई अच्छी खबर मिलने की उम्मीद थी। बहरहाल लेजर के बिना उनका काम रुकने वाला नहीं था। एक चीज बड़ी मेहनत से विमल ने खुद मुहैया की। वह हाथ में लेकर इस्तेमाल किया जाने वाला एक मेटल डिटेक्टर था। फिर रात को निर्धारित समय पर जौहरी बाजार पहुंचने की पेशकश के साथ विमल और वागले आंटी के घर से विदा हुए। हमेशा की तरह वागले ड्राइविंग सीट पर बैठा और विमल उसके पहलू में सीट पर अधलेटा सा बैठा पाइप के कष्ट लगाता ऊँघने लगा। विमल की निगाह में फिलहाल सब कुछ बहुत सुचारू ढंग से चल रहा था, लेकिन जहां विमल का दखल हो वहां सब कुछ सुचारू ढंग से चलने देना शायद वाहे गुरु को मंजूर न था। एक नया, सर्वदा अप्रत्याशित व्यवधान सामने आया। चैम्बूर से कार अभी काफी दूर थी कि एकाएक विमल ने कहा, हमारा पीछा हो रहा है। तुम्हारा इशारा दोरंगी स्टेशन वैगन की तरफ है? वागले बोला, हाँ, और मेरे ख्याल से मैं इस स्टेशन वैगन को पहचानता हूँ। कैसे पहचानते हो? तुम दाएं मोड़ काटो, देखें ये हमारे पीछे मुड़ती है। स्टेशन वैगन उनके पीछे ही मुड़ी। अब बाएं मोड़ काटो, विमल बोला। उधर वन वे ट्रैफिक का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने देखा है, उधर मुड़ने से ही तस्दीक होगी कि स्टेशन वैगन हमारे पीछे लगी हुई है। इत्तेफाक से हमारे वाले मोड़ नहीं काट रही। वागले ने वन वे स्ट्रीट में कार मोड़ दी। स्टेशन वैगन भी वन वे स्ट्रीट में दाखिल हो गई। वागले ने उसकी तरफ देखा। विमल ने बड़ी संजीदगी से गर्दन हिलाई और बोला, थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ, आगे बाएं मोड़ है, उसको काटते ही कार को रोक देना। मैं उतर जाऊंगा, फिर तुम कार को आगे बढ़ाकर ले जाना और कोई 200 गज परे रोक देना, समझे? वागले ने सहमति में सिर हिलाया। मोड़ काटने के पश्चात कार अभी पूरी तरह से गति शून्य भी नहीं हुई थी कि विमल उसमें से निकलकर फुटपाथ पर आ गया। कार आगे बढ़ गई। वह एक खंबे की ओट में हो गया। यह सड़क आगे से बंद थी और उस वक्त सुनसान थी। स्टेशन वैगन उसके करीब से गुजरी तो विमल ने उसे और उसके ड्राइवर को ठीक से देखा। विमल सड़क पर आ गया और सिर नीचे किए आगे बढ़ा। कुछ कदम आगे चलने के बाद वह फुटपाथ से नीचे उतर गया और सड़क के मध्य में हो गया। यूं ही चलता हुआ वह स्टेशन वैगन के दाएं पहलू के करीब पहुंचा तो एकाएक ठिठका। उसने हाथ बढ़ाकर स्टेशन वैगन का ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला। भीतर स्टीयरिंग के पीछे बैठा आदमी हड़बड़ाया। फिर उसके हाथ में बिजली की गति से एक रिवॉल्वर प्रकट हुई। उसने रिवॉल्वर का रुख दरवाजे को थाम रखे विमल की तरफ तान दिया। खबरदार, वह फुफकारा। हेलो सोलंकी, विमल सहज भाव से बोला। खबरदार, वो तो मैं हो गया, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि तुम मुझे खबरदार करना क्यों चाहते हो, और तुम यहां मुंबई में कर क्या रहे हो? और शट अप! अरे इतनी बेअदबी, इतनी बदसलूकी। शनिवार को कहां थे तुम? परसों यहीं था मैं। विमल ने कनखियों से देखा कि वागले कार से बाहर निकल आया था और अब दबे पांव स्टेशन वैगन की दिशा में बढ़ रहा था। परसों नहीं, पिछले शनिवार, 5 तारीख वाले शनिवार। क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो, वजह तो पता लगे ऐसी जवाब तलबी की। शनिवार 5 तारीख को शाम 4 बजे डॉक्टर स्लेटर का कत्ल कर दिया गया, जो कि तुम ही हरामजादों में से किसी ने किया है, जिन्होंने कि डॉक्टर स्लेटर से नया चेहरा हासिल किया था। और तुम समझते हो कि डॉक्टर स्लेटर का कत्ल मैंने किया है? तुमने भी किया हो सकता है। मैं तो यहां था, मुंबई में, शनिवार 5 तारीख को शाम 4 बजे। हाँ, साबित कर सकते हो? तभी वागले ने एक झटके से स्टेशन वैगन का परला दरवाजा खोला और सोलंकी की रिवॉल्वर वाले हाथ पर हाथ डाल दिया। सोलंकी की पीठ उसकी तरफ फिरने से पहले ही रिवॉल्वर वागले के हाथ में थी। उसने रिवॉल्वर सोलंकी की कनपटी से सटा दी। बाहर निकल, विमल बोला। सोलंकी ने अपनी जगह से हिलने का उपक्रम न किया।
जिसके हाथ में रिवॉल्वर है वो कोई गैर नहीं, मेरा साथी है, विमल बोला। वो तेरा भेजा उड़ा देगा, पछताओगे। क्यों? मैं मर गया तो तुम्हारे नए चेहरे का राज भक्क से उड़ जाएगा। मतलब हेल्गा को अगर मेरी राजी खुशी की खबर ना हुई तो वो तुम्हारे नए चेहरे की पोल खोल देगी। कैसे? वो बम्बई चिट्ठी तुम्हारे नए चेहरे की तस्वीरें सारे हिंदुस्तान के पुलिस प्रमुखों को भेज देगी। ओह ओह। विमल कुछ क्षण खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, तुम बाहर तो निकलो। सोलंकी बाहर निकला। वागले पहले ही बाहर था। वह स्टेशन वैगन का सामने की तरफ से घेरा काटकर सोलंकी के करीब पहुंच गया। विमल स्टेशन वैगन की ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया। इंजन के स्टार्ट होकर जोर पकड़ने से पहले सारी गाड़ी छाछ की तरह हिली। इसी पर सोनपुर से यहां तक आए हो? वह बोला। हाँ, सोलंकी बोला। यह देखने में खड़खड़ लगती है लेकिन है एकदम चौकस। विमल ने गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ाकर खड़ा कर दिया, फिर गाड़ी बंद करके चाबियां सोलंकी को सौंप दी। आओ, वह सोलंकी से बोला। कहाँ? सोलंकी शशंक स्वर में बोला। पास ही अपना मकान है, वहां बैठकर इत्मीनान से बातें होंगी। सोलंकी हिचकिचाता हुआ आगे बढ़ा। तीनों कार में सवार हुए। तुम डॉक्टर स्लेटर के बॉडीगार्ड थे? कार रवाना हुई तो विमल बोला, तुम्हारे होते उनका कत्ल कैसे हो गया? सोलंकी ने उत्तर ना दिया, लेकिन उसकी सूरत से साफ जाहिर हो रहा था कि यही बात उसे भी साल रही थी। मेरे सामने तो तुम बड़े नारे लगा कर दिखा रहे थे कि जो कोई सोनपुर का रुख करेगा तुम उसका नया चेहरा छीन लोगे। मैं गच्चा खा गया, वह शोकपूर्ण स्वर में बोला। मुझे नहीं पता लगा कि हत्यारा कब आया और कब अपना काम करके चला गया। किसी को भी हत्यारे की भनक तक नहीं लगी। 4 बजे तुम कहाँ थे? गैरेज में डॉक्टर साहब की कार धो रहा था। कार चेंबूर पहुंची। तीनों ड्राइंग रूम में पहुंचे। यह सोलंकी है, विमल बोला। यह जानना चाहता है कि पिछले शनिवार को मैं कहाँ था। तुम पहले यहाँ थे और फिर आंटी के घर। वागले बोला। आंटी को फोन करो और उसकी सोलंकी से बात कराओ। उसे कहो कि मैं चाहता हूं कि आंटी इसे बताए कि शनिवार में कहाँ था। वागले ने फोन किया। उत्तर मिला तो उसने विमल का निर्देश दोहराया और फिर टेलीफोन सोलंकी की ओर कर दिया। टेलीफोन सोलंकी ने झिझकते हुए टेलीफोन का रिसीवर लिया और सुनने लगा। हाँ, वह बोला। शनिवार 5 तारीख, कितनी बजे? यह जगह कहाँ है? शुक्रिया। उसने रिसीवर वापस वागले को थमा दिया। वो कहती है, सोलंकी बोला, कि शनिवार रात 8 से 9 बजे तक तुम बंदरगाह के इलाके में उसके घर पर थे। हो गई तसल्ली। डॉक्टर साहब का कत्ल शाम 4 बजे के करीब हुआ था। फिर भी कातिल मैं नहीं हो सकता। मैं 8 बजे यहां था। 4 घंटों में सोनपुर से यहां तक उड़कर भी नहीं पहुंचा जा सकता। तुमने इस औरत को पहले से ही सिखाया पढ़ाया हो सकता है कि पूछे जाने पर वो यही कहे कि तुम शनिवार को कहाँ थे। वो किस लिए? मुझे क्या सपना आना था कि तुम मेरी तलाश में यहां पहुंच जाओगे और यूं मुझे खोज निकालोगे? तुम्हें ऐसा कोई खतरा मेरी तरफ से रहा हो सकता था। मैं तुम्हारी तरफ से कोई खतरा महसूस करता होता तो तुम्हें ही जिंदा क्यों छोड़ता? मैं डॉक्टर स्लेटर के साथ साथ तुम्हारा और हेल्गा का भी कत्ल न कराया होता। क्या मुश्किल काम होता है मेरे लिए? सोलंकी सोच में पड़ गया। बोलो, विमल उसे बदस्तूर घूरता हुआ बोला। बोलते वक्त मेरी असलियत याद करके रखना। सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल कहते हैं मुझे। मैं वहां गया होता तो डॉक्टर स्लेटर के साथ साथ तुम्हारे सारे नर्सिंग होम को नेस्ता नाबूद करके आया होता। मैं सिर्फ डॉक्टर स्लेटर की जुबान बंद करके तसल्ली ना पा लेता। मैं सारा रिकॉर्ड तबाह करके आता। मैं वहां के चूहे बिल्लियों तक को मौत के घाट उतार कर आता। सोलंकी कुछ क्षण जो सुना था उस पर मनन करता रहा और फिर बोला, ठीक है, डॉक्टर स्लेटर के कातिल तुम नहीं हो। मेरी रिवॉल्वर वापस दिलवाओ ताकि मैं जाऊं। अभी बैठे रहो, अभी हमने और बातें करनी है। अब और क्या बातें करनी है? तुमने कहा था कि डॉक्टर स्लेटर के कत्ल का शक तुम्हें मेरे जैसों में से किसी और पर भी है। हाँ, 2 जने और भी हैं तुम्हारे जैसे। अब मैंने उनके पीछे लगना है। 2 ही क्यों? डॉक्टर स्लेटर ने तो दर्जनों लोगों को नया चेहरा दिया है। वो खुद ऐसा कहता था। इस साल में अब तक उन्होंने सिर्फ 3 ऑपरेशन किए थे, 1 तुम्हारा और 2 उन लोगों का। हमने बहुत सोच विचार कर यह नतीजा निकाला था कि अगर डॉक्टर स्लेटर का कत्ल किसी नए चेहरे ने किया था तो वह इन तीनों में से ही एक को होना है। तुम पर हमें सबसे ज्यादा शक था क्योंकि तुम ताजा तरीन केस थे, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे पीछे आया था। इस साल से पहले के किसी केस ने कत्ल क्यों नहीं किया हो सकता? क्योंकि कत्ल के लिए किसी ने इतना लंबा इंतजार ना किया होता। पिछले साल का या उससे पिछले साल का कोई केस अगर डॉक्टर स्लेटर के कत्ल का ख्वाहिशमंद होता तो वह ऐसी कोई कोशिश कब की कर चुका होता। यह विचारधारा तुम्हारे अपने दिमाग की उपज है।
विमल अचरज से बोला। मेरे और हेल्गा के, ज्यादातर हेल्गा के, यानी कि हेल्गा तुम्हारे से ज्यादा समझदार है। उसने उत्तर न दिया। तुम वापस नहीं लौटोगे तो हेल्गा क्या करेगी? बताया तो वो नए चेहरों का राज पुलिस के सामने खोल देगी। सब नए चेहरों का नहीं, सिर्फ इस साल के 3 नए चेहरों का। मैंने कहा ना कि अगर कत्ल किसी ने किया होगा तो इस साल वाले 3 में से ही किसी ने किया होगा। अब तो 2 कहो। मुझे तो तुमने बरी कर दिया है। हाँ, बाकी बच्चे 2। लेकिन हेल्गा को क्या पता कि तुम मुझे बरी कर चुके हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुम वापस ही ना लौटे तो उसके पास तो यह जानने का कोई जरिया ही नहीं है कि किसने तुम पर हाथ डाला। वो तो तीनों की ही खबर पुलिस को कर देगी। क्यों? वह सकपकाया। उसकी सूरत से साफ जाहिर हो रहा था कि ऐसी किसी संभावना पर उन लोगों ने विचार ही नहीं किया था। फर्ज करो अब सस्पेक्ट नंबर 1 को मुझे बरी करके तुम नंबर 2 के पीछे पड़ते हो। फर्ज करो वही डॉक्टर स्लेटर का हत्यारा भी है, लेकिन इससे पहले कि तुम उसे खत्म कर सको वह तुम्हें खत्म कर देता है। तुम वापस नहीं लौटते। हेल्गा को क्या पता कि तुम्हें नंबर 2 ने मारा। वो तो तीनों की पोल खोल के रख देगी। तुम फिक्र ना करो, नंबर 2 मुझे खत्म नहीं करेगा, मैं उसे खत्म करूंगा। वागले हंसा। सोलंकी ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा। जैसा तुमने अभी सोहल को खत्म किया था। वागले बोला। सोलंकी के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आए। अगर तुम, विमल विचारपूर्ण स्वर में बोला, हेल्गा को यहां से फोन लगाओ और उसे मेरी बेगुनाही की बाबत बताओ तो। सोलंकी पूरी बात सुन चुकने के पहले ही इनकार में सिर हिलाने लगा। क्यों? विमल के माथे पर बल पड़े। क्या हुआ? हमारे में यह फैसला हो चुका है कि हेल्गा ऐसे किसी फोन कॉल का विश्वास नहीं करेगी। क्यों? कोई तुम्हारी आवाज की नकल कर लेगा? यह भी हो सकता है, और फोन मेरे से जबरन भी करवाया जा सकता है। उस तक तुम्हारी बाबत कोई बात पहुंचाने के लिए मेरा उससे रूबरू मिलना जरूरी है। दाता, यह चला जाए सोनपुर, वागले बोला, और जाकर बताए अपने उस औरत को, हेल्गा को, तुम्हारे बारे में। मेरे कहने भर से यह सोनपुर नहीं चला जाने वाला। इसके वहां जाने की गारंटी तभी है जब मैं इसके साथ जाऊं। यह यहां ना तो यह हामी भरकर छूट जाएगा कि यह सोनपुर जा रहा है, लेकिन जाएगा यह अपने सस्पेक्ट नंबर 2 के ही पीछे, जो कि पता नहीं हिंदुस्तान के किस कोने में पाया जाता है। इसे मेरी सलामती से कोई मतलब नहीं। डॉक्टर स्लेटर के हत्यारे की सजा से यह तलबगार है। ऐसा हरामी है ये, ऐसा मूर्ख है ये। लेकिन तुम कैसे जा सकते हो? आज रात से ही तो हमने, मालूम है, पता है, 1 हफ्ता में कहीं नहीं जा सकता। अपने अभियान के लिए इतनी मेहनत से की तैयारी को अब एकाएक मझधार में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं पहले सोनपुर चला जाता हूं, सोलंकी व्यग्र भाव से बोला। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं, विमल बोला, लेकिन बकवास बंद करो। तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए कह रहे हो। उसने जोर से थूक निकली। पहले नहीं तो तब उसकी सूरत से लगने लगा कि विमल ने उसका इरादा ठीक भांपा था। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? विमल बोला। तुम्हारी इस चिट्ठी की मदद से जो सोनपुर में नर्सिंग होम के पते पर आई थी। चिट्ठी में तुकाराम का भेजने वाले की जगह नाम लिखा था और उस पर मुंबई 400071 की मोहर थी। मुंबई 400071 चैम्बूर का इलाका पड़ता है। यहाँ मामूली पूछताछ से ही मुझे मालूम हो गया था कि तुकाराम कहाँ रहता है। तुकाराम कोई मंत्री या नेता है जो मामूली पूछताछ से ही तुम्हें यहाँ का पता लग गया? दादा लोग अंडरवर्ल्ड में मंत्री नेताओं से ज्यादा मशहूर होते हैं। हमारे पास तुकाराम की फाइल है, जिसकी वजह से मुझे उसकी हस्ती की वाकिफियत थी। मैंने तुकाराम की बाबत किसी सफेद पोश बाबू से नहीं, इलाके के गुड्डे बदमाशों से पूछा था। तो तुम्हें उम्मीद थी कि मैं तुकाराम के यहाँ होऊंगा। चिट्ठी तो यही कहती थी, तुम निकले भी यहीं थे। मैं यहाँ से तुम्हारा पीछा करता बंदरगाह के उस कबाड़ खाने तक पहुंचा था। वापसी में तुम पर हाथ डालने की मैं कोई तरकीब सोच ही रहा था कि तुमने मुझ पर हाथ डाल दिया। अगर मैंने डॉक्टर स्लेटर का कत्ल किया होता तो तुम्हारे पूछने भर से मैं यह बात कबूल कर लेता। पूछने भर से नहीं कबूल करते, लेकिन अगर तुम अकेले मेरे हत्थे चढ़ गए होते तो असलियत तो मैं तुमसे कबूलवा कर ही मानता। उसके बाद क्या करते? यह भी कोई पूछने की बात है? उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी करतूत की सजा देता, मैं तुम्हें जान से मार डालता। बल्ले। सोलंकी ने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। डेडलाइन कब की है? विमल ने पूछा। कौन सी लाइन? सोलंकी हड़बड़ाया। डेडलाइन? तुमने हेल्गा से वापसी की कोई तारीख भी तो मुकर्रर कर रखी होगी। ऐसा कुछ तो कहा होगा कि अगर फला तारीख तक या इतने अरसे तक तुम वापस उसके पास ना लौटो तो वह मेरे समेत तीनों नए चेहरों की पोल खोल दे। हाँ, वो 15 दिन का वक्त तय हुआ है हमारे बीच में। कब से? कल से।
कल 13 तारीख थी, यानी कि 28 तारीख तक हेल्गा तुम्हारा इंतजार करेगी और फिर 3 लेटेस्ट नए चेहरों की बाबत पुलिस को खबर कर देगी। हाँ, वाहे गुरु सच्चे पातशाह, विमल के मुंह से निकला, तेरे रंग न्यारे। कुछ क्षण खामोशी रही। सोलंकी, अंत में विमल ने ही खामोशी भंग की। मेरे लिए सबसे ज्यादा सहूलियत का तरीका तो यह है कि मैं अब भी तुझे शूट करके तेरी लाश समुद्र में फेंक दूं और फिर 28 तारीख होने से पहले ही सोनपुर जाऊं और जाकर हेल्गा का गला काटाऊं। तुम मेरा खून कर सकते हो, सोलंकी बोला, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूं। लेकिन हेल्गा का खून करना इतना आसान ना होगा। क्यों? क्योंकि वो वहां अकेली नहीं है। कौन है वहां उसके साथ? उसका भाई, उसका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड उस ड्रम का। दोनों खतरनाक दादे हैं, उनके होते तुम हेल्गा के करीब भी नहीं फटक पाओगे। हमें पता था कि हेल्गा की यूं जान लेने की कोशिश हो सकती है, इसलिए उन दो जनों को मेरे वहां से रवाना होने से पहले हेल्गा ने खास तौर से बुलाया था। जब तक मैं नहीं लौटूंगा वो वहीं रहेंगे और जी जान से हेल्गा की हिफाजत करेंगे। तुम बहुत बुरे वक्त में मुंबई में टपके सोलंकी, खाम खा एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी मेरे सामने। वह खामोश रहा। अब कुछ दिन मुझे तुम्हारे को गिरफ्तार करके रखना होगा। क्या? यहाँ मेरा एक काम है जो 1 हफ्ते में निपटेगा। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ सोनपुर चलूंगा। मेरा काम निपटने तक मुझे तुम्हारे को कहीं गिरफ्तार करके रखना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? सोलंकी ने जवाब ना दिया। उसने अपने एकाएक सूख आए होठों पर जुबान फेरी। इसे रखोगे कहाँ तुम? वागले धीरे से बोला। फिलहाल तो मुझे आंटी का स्क्रिप्ट यार्ड ही सूझ रहा है, आगे की आगे देखेंगे। ठीक है, उठकर खड़े हो जाओ सोलंकी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मुझे जबरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकते। वागले, यह तो बहस कर रहा है। वागले उसके करीब पहुंचा। उसने रिवॉल्वर की नाल से उसके घुटने पर दस्तक दी और मीठे स्वरों में बोला, तुम्हारा घुटना कैसा है? एकदम चौकस, तंदुरुस्त? सोलंकी इशारा समझ गया। वह फौरन उठ खड़ा हुआ। आंटी पर विमल का कुछ ऐसा रोब गालिब हो चुका था कि उसने न केवल सोलंकी को अपने यहाँ रखने से इनकार न किया, बल्कि उसने उन्हें एक बहुत ही बढ़िया जगह भी सुझाई। स्क्रैप यार्ड के पिछवाड़े में एक स्टोर नुमा इमारत थी, जिसके नीचे एक तहखाना था। उस तहखाने की सीढ़ियां वहां बनी एक कोई 3 फुट गहरी अलमारी से होकर गुजरती थी, जो अगर बंद होती थी तो बहुत बारीक जांच पड़ताल पर भी दिखाई ना देती थी कि सीढ़ियों का दहाना अलमारी के भीतर कहाँ था। यह तहखाना आंटी उन स्मगलरों और चोरों को छिपाने के लिए इस्तेमाल करती थी, जो कि उसके पास ठिकाने लगाने के लिए चोरी का माल लाते थे। उस तहखाने की एक और खूबी यह भी थी कि वह साउंड प्रूफ था, यानी कि सोलंकी को वहां हाथ पैर और मुंह बांधकर रखने की जरूरत न थी। वह गला फाड़ फाड़ कर भी चीखता तो उसकी आवाज वहां से बाहर सुनाई नहीं देने वाली थी। विमल को वह जगह बहुत पसंद आई। अनायास ही उसकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई थी। सोलंकी को उस तहखाने में बंद कर दिया गया। शाम को डॉक्टर दस्तूर कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचा। अब कैसे याद फरमाया कमिश्नर साहब? वह पस्त स्वर में बोला। क्या फिर मैंने किसी एक आंख वाले मवाली की शिनाख्त करनी है? वो शिनाख्त तो आप कर चुके हैं, कमिश्नर धीरे से बोला। अलबत्ता शिनाख्त का नतीजा आपने हमसे छुपा कर रखा। क्या मतलब? आपकी बेटी अब कैसी है? क्यों, क्या हो गया मेरी बेटी को? मेरा सवाल उसकी कटी हुई उंगली की बाबत था। डॉक्टर सक पकाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आपको कोई गलत फहमी हुई मालूम होती है। मेरी बेटी सही सलामत है, उसकी कोई उंगली ना कटी है। यह कोई छुपाने वाली बात है डॉक्टर साहब। कल तो वो स्कूल जाएगी और मेरी बेटी सही सलामत है और स्कूल अब वो मुंबई में नहीं जाएगी। मतलब मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, जो कि 2-4 दिन में कबूल हो जाएगा। फिर मैं रहने के लिए दिल्ली जाने वाला हूँ। आप गुंडे बदमाशों से खौफ खाकर यह शहर छोड़ रहे हैं? मुझे यहाँ से बढ़िया नौकरी मिल गई है, इसलिए यह शहर छोड़ रहा हूँ। जब आप यहाँ से हमेशा के लिए जा ही रहे हैं, तो फिर आप यह कबूल करके क्यों नहीं चाहते कि श्याम डोंगरे ही वो शख्स था जो नकली एक्सीडेंटल केस बनकर आपके पास अस्पताल में आया था? श्याम डोंगरे कौन है? श्याम डोंगरे उस शीशे की आंख वाले मवाली का नाम है, जिसकी शिनाख्त के लिए पिछले शुक्रवार आप यहाँ पधारे थे। मैंने उसकी शिनाख्त नहीं की थी, लेकिन असल में वो वही आदमी था जो वो आदमी नहीं था। डॉक्टर साहब, मैं आपकी मनोदशा को समझता हूँ।
आप कुछ नहीं समझते, आप सिर्फ अपनी नौकरी को समझते हैं। लेकिन कमिश्नर साहब, मैं आपके साथ बहस मुबाहसे में नहीं उलझना चाहता। मैंने अपना जवाब आपको दे दिया है, अब मैं जा सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। आप एक जिम्मेदार शहरी हैं। और किसने कहा कि मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ? एकाएक डॉक्टर दस्तूर भड़क गया। कहीं सरकारी गजट में छपा है ऐसा, या मैंने ऐसा दावा किया है? कमिश्नर हड़बड़ाया। प्रत्यक्षतः उसे ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद न थी। मैं अपनी फैमिली के लिए पहले जिम्मेदारी दिखाऊं, या आपके इस नामुराद शहर के लिए, जिस पर गुंडे बदमाशों का एक छत्र राज काबिज हो गया मालूम होता है? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं, फिर पूछा जाएगा तो फिर भी यही जवाब दूंगा कि मैं उस शख्स को नहीं पहचानता। मेरा बयान बदलने की खातिर अगर आप मेरे साथ ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहते जिसके लिए कि पुलिस फेमस है, तो मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन अभी भी लेकिन? डॉक्टर दस्तूर खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूं। अगर आप अभी भी मुझे रोके रखना चाहते हैं तो आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। नहीं नहीं, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? देन गुड नाइट। डॉक्टर दस्तूर वहां से कूच कर गया। पीछे कमिश्नर और इंस्पेक्टर फाल्के हक बगाए से एक दूसरे का मुंह देखते रहे। आधी रात के करीब एक बंद ट्रक जौहरी बाजार में दाखिल हुआ। ट्रक को रूपचंद जगनानी चला रहा था। ट्रक के पृष्ठभाग में उनके द्वारा बड़ी मेहनत से मुहैया किए गए साजो सामान के साथ विमल, भागले, मुबारक अली, जामवंत राव और सतीश आनंद मौजूद थे। बाजार उस घड़ी एकदम खाली था। थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए सड़क पर कोई इक्का दुक्का राहगीर भी नहीं दिखाई दे रहा था। जॉर्ज सेबेस्टियन मेटाडोर वैन की ड्राइविंग सीट पर यूं अधलेटा सा बैठा था कि आते जाते राही को वैन खाली ही खड़ी दिखाई देती थी। 8 बजे से मेटाडोर वैन के साथ वह वहां मौजूद था। 8 बजे वहां पार्किंग की इजाजत होती थी और एन 8 बजे उसने सीवर के 36 नंबर मैनहोल के ऊपर वैन खड़ी कर दी थी। ट्रक आता देखकर वह सजग हुआ। उसने वैन का इंजन स्टार्ट किया और हौले से गियर डाला और आगे बढ़ा दी। उसके द्वारा खाली की गई जगह पर रूपचंद ने ट्रक ला खड़ा किया। उसने इंजन ऑफ किया और हेडलाइट्स बुझा दी। जॉर्ज सेबेस्टियन को ट्रक के कोई 100 गज दूर पार्किंग की जगह मिली। वह वैन वहीं खड़ी करके निशब्द वापस लौटा। मुबारक अली ट्रक के भीतर उसके फर्श पर लेट गया। उसके हाथ में एक रबर छड़ी आगे से मुड़ी लोहे की मजबूत छड़ मौजूद थी, जिसे उसने ट्रक के फर्श में हुए छेद से बाहर लटकाया और उसे नीचे एन सामने दिखाई दे रहे मैनहोल कवर में फंसाकर उमेटना शुरू किया। थोड़ी सी कोशिश से मैनहोल कवर अपने स्थान से हट गया। उसने कवर को मैनहोल के दहाने के करीब रख दिया और छड़ वापस खींच ली। फिर सबसे पहले वही छेद से बाहर लटककर मैनहोल में उतरा। सबने दस्ताने, गमबूट और ओवरऑल पहने हुए थे और गैस मास्क यूं गले में लटकाए हुए थे कि जरूरत पड़ते ही वे चेहरों पर चढ़ाए जा सकते थे। तब तक जॉर्ज सेबेस्टियन भी वापस आकर ट्रक में दाखिल हो गया था। 4 जने शिविर में उतर गए और 2 जने, वागले और आनंद, ट्रक में रह गए। मैनहोल के दहाने से सीवर तक फुट के फासले पर लोहे के रिंग लगे हुए थे, जो कि नीचे उतरने के लिए सीढ़ी की तरह इस्तेमाल में लाए जाते थे। फिर सीवर में सामान उतारा जाने लगा। सामान इतना ज्यादा हो गया था कि एक ही बार में सबका सब वहां पहुंचा देना मुमकिन नहीं था, इसलिए अभी आधा सामान ही लाया गया था। लेकिन आधे सामान में से इस्तेमाल की कोई आइटम छूटी नहीं थी। विमल के पांव सीवर के घुटनों पानी में डूबे फर्श पर लगे तो सीवर में बहती गंदगी उसे अपनी टांगों से लिपटती महसूस होने लगी। दुर्गंध का वहां इतना बुरा हाल था कि उसको फौरन ही अपने चेहरे पर गैस मास्क चढ़ा लेना पड़ा। गैस मास्क में ही लगे हेडलैम्प को उसने ऑन कर दिया। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, वह मन ही मन बोला, तू मेरा राखा सबनी थाही। उसने अपने दाएं बाएं दोनों तरफ सीवर की विशाल सुरंग दौड़ती देखी। जहां वे खड़े थे वहां क्योंकि 2 सुरंगों का जोड़ था, इसलिए वहां छत इतनी ऊंची थी कि वे बिना छत से सिर टकराए सीधे खड़े हो सकते थे। आधे घंटे में ट्रक का सारा सामान नीचे शिविर में पहुंच गया और वागले और आनंद भी शिविर में उतर आए। फिर सबने गैस मास्क चढ़ा लिए और हेडलैम्प ऑन कर लिए। वे एक कतार में आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़े। इस बार उन्होंने कोई सामान साथ ले जाने की कोशिश न की। अभी उन्होंने शिविर में वह स्थान तलाश करना था जो रूपचंद के नक्शों के मुताबिक वॉल्ट के पहलू के करीब से होकर गुजरता था।
फिर उसी स्थान तक सारा सामान ढोया जाना था और सुरंग खोदने के काम का श्री गणेश किया जाना था। लगता है, मुबारक अली बोला, सारे मुंबई शहर का, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मेला इधर ही बह रहा है। सारे मुंबई शहर का नहीं, आनंद बोला। अब मेला घुटनों घुटना है, तब गले गले होता। किसी को हंसी न आई, बावजूद गैस मास्कों के गंदगी के ख्याल से ही सबको उबकाइयां आ रही थी। मुबारक अली ने एक बार बेध्यानी में सिर ऊंचा किया तो सिर भड़ाक से सीवर की छत से टकराया। तौबा, उसके मुंह से निकला, तौबा, इससे बद और क्या होगा जहन्नुम का नजारा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ मियाँ, विमल बोला। जहन्नुम का नजारा तो तुम्हें तब दिखाई देगा जब यहाँ एसिटिलीन टॉर्चें जलेंगी और नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी पैदा होगी। तौबा। विमल इसलिए भी सबसे आगे था क्योंकि केवल उसी को नक्शे के स्केल के मुताबिक मालूम था कि उन्होंने कहां जाकर रुकना था। एकाएक उसके कंधे से कोई चीज छुई। वह हड़बड़ाकर पीछे हटा और मुबारक अली के साथ जा टकराया। उसने छत की तरफ निगाह उठाई तो छत के एक छेद में एक असाधारण आकार के चूहे को दुबके बैठा पाया। उसी की लंबी पूंछ नीचे लटक रही थी और विमल के कंधे को छुई थी। चूहे की आंखें उसी पर टिकी हुई थी। उसके देखते देखते उसने अपनी पूंछ समेट ली और अगले पांव सिकोड़कर यूं उखड़ हो गया जैसे किसी भी क्षण सामने छलांग लगा देने को आमादा हो। विमल को अपने जिस्म पर रोए खड़े होते महसूस हुए। उसके शरीर ने कई बार झुरझुरी ली। फिर उसने अपनी जेब से शक्तिशाली टॉर्च निकाली और उसकी तीखी रोशनी चूहे पर डाली। हे भगवान, आनंद के मुंह से निकला, यह चूहा है या सुअर का बच्चा। टॉर्च की तीखी रोशनी से चूहा तनिक हड़बड़ाया और छेद में भीतर को सिमटा। विमल उसके ऐन नीचे से गुजरा। उससे पार अभी उसने एक ही कदम रखा था कि उसे लगा जैसे चूहा पीछे से उस पर छलांग लगाने जा रहा हो। वह घबरा कर घुमा और उसने लंबी टॉर्च का एक भरपूर प्रहार अंदाजन चूहे की दिशा में किया। टॉर्च का वृत्ताकार अग्रभाग पूरी शक्ति से चूहे के शरीर से टकराया। नतीजतन छत पर से उसके पंजे उखड़ गए। वह विशाल गेंद की तरह उछलकर पहले परे दीवार पर टकराया और फिर मुबारक अली के जिस्म से टकराता हुआ नीचे गिरा। किट किट करके वह बार बार इतनी जोर जोर से चीखने लगा कि सबको अपनी धमनियों में खून जमता महसूस होने लगा। फिर वह पानी में ही कहीं गायब हो गया। विमल ने फिर आगे कदम बढ़ाया। हिम्मत करके बाकी सारे जने भी उसके पीछे चले। आगे उन्हें जगह जगह छत के दीवारों के छेदों में से सिर निकालकर तीतर भीतर उनकी तरफ झांकते चूहे मिले। ये सारे चूहे अगर एका कर ले, मुबारक अली बोला, तो 10 मिनट में हमारी सिर्फ हड्डियां यहाँ पानी में तैर रही होंगी, गोश्त वोश्त सब चूहों के पेट में। बाप, जॉर्ज बोला, ऐसी भयानक बातें मत बोलो वरना मैं भाग खड़ा होऊंगा। मैं भी, फौरन जामवंत राव बोला। तुम सब साले वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डरपोक हो, अफ्रेडी। जॉर्ज ने अंग्रेजी सप्लाई की। उस अनोखी अंग्रेजी पर विमल को अनायास हंसी आ गई। अभी यह माहौल हमारे लिए नया है, विमल बोला, लेकिन देख लेना जल्दी ही हम इसके आदी हो जाएंगे। कोई कुछ ना बोला। थोड़ा और आगे आने पर वे एक जंक्शन पर पहुंचे जहां से दाएं बाएं 2 सीवर रूट जा रहे थे। विमल ने बाएं रूट पर कदम रखा। उस स्थान के बाद उसने जेब से एक फीता निकाल लिया और दीवार पर फासला नापता चौक से निशान लगाता आगे बढ़ने लगा। एकाएक मुबारक अली की घुटी हुई चीख स्तब्ध वातावरण में गूंजी। विमल ने घबरा कर पीछे देखा। एक चूहा, जिसकी पता नहीं छत से पकड़ छूट गई थी या उसने जानबूझकर छलांग लगाई थी, सीधा मुबारक अली के गैस मास्क से ढके चेहरे पर आकर गिरा था और अब दांत किटकिटाता हुआ गैस मास्क के कैनवास को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मुबारक अली के दस्तानों से ढके हाथ चूहे पर पड़े और उसने उसे गैस मास्क पर से लगभग उधेड़ कर हटाया। चूहा अब उसके हाथों को काटने की कोशिश कर रहा था। दहशत में मुबारक अली ने चूहे के खड़े कानों के करीब से उसकी गर्दन थामी और उसे पूरी ताकत से यूं मरोड़ा जैसे गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। खून के छींटे उसकी छाती और गैस मास्क के ढके चेहरे पर आकर पड़े। मुबारक अली की हालत विक्षिप्तों जैसी हो गई। वह चूहे को गर्दन से थामे दीवार के साथ पटकने लगा। चूहे की धज्जियां उड़ गई तो उसने उसे छोड़ा। तौबा, वह हाफता हुआ बोला, तौबा। कोई कुछ ना बोला। उस दृश्य ने सभी को आतंकित कर दिया था। फिर विमल आगे बढ़ा तो सहमते सकुचाते बाकी सब भी उसके पीछे कदम उठाने लगे। फीते से दीवार नापता विमल आगे बढ़ता रहा। अंत में एक स्थान पर वह ठिठका। उसने जेब से एक छोटा सा
कंपास निकालकर उसकी सहायता से दिशा ज्ञान किया और फिर दीवार पर एक जगह पहले एक क्रॉस का निशान लगाया, उसके इर्द गिर्द एक बड़ा सा गोल दायरा बनाया और फिर बोला, यह है वो जगह जहां से हमने 4 फुट व्यास की 50 फुट लंबी सुरंग खोदनी शुरू करना है। अगर सुरंग वॉल्ट तक ना पहुंची, मुबारक अली संदिग्ध भाव में बोला, कहीं और ही पहुंच गई तो? ऐसा एक ही सूरत में हो सकता है कि जगनानी द्वारा लाया गया नक्शा ही गलत हो। वो नक्शा गलत कैसे हो सकता है? आनंद बोला, वो तो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड गलत हुआ तो भला किस काम का हुआ? नक्शे ठीक ही होंगे, विमल बोला, अलबत्ता यह सस्पेंस तब तक बराबर बरकरार रहेगा जब तक कि हमें वॉल्ट के दर्शन न हो जाएं। लेकिन अब बातों में वक्त जाया करने की जगह हमें काम शुरू कर देना चाहिए। कोई कुछ ना बोला। विमल ने माइंड डिटेक्टर हाथ में थामा और गोल दायरे के बीच दीवार पर होले होले घुमाने लगा। जहां कहीं ऊंची बीप की आवाज माइंड डिटेक्टर से निकलती, वह दीवार पर एक लंबी लकीर खींचता जाता। इस प्रकार उन तमाम जगहों पर निशान लग गए जहां गोल दायरे के भीतर दीवार के बीच सरिया था। उसके बाद सब वापस लौटे। 1 घंटे में सारा सामान उस स्थान पर पहुंच गया जहां विमल ने दीवार पर गोल दायरा खींचा था। फिर बिजली के एक जंक्शन बॉक्स से बिजली टेप करके पावर केबल की सहायता से गोल दायरे के सामने रोशनी की गई और इलेक्ट्रिक ड्रिल चलाने के लिए पॉइंट बनाया गया। फिर ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च ऑन की गई। सबसे पहले विमल ने टॉर्च खुद हाथ में थामी। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, विमल मन ही मन बोला, जीव डरत है आपना के सिद्ध करी पुकार, दुख विसारण सेवदा सदा सदा दातार। फिर उसने टॉर्च की लपट को दीवार पर उन स्थानों में से एक पर केंद्रित किया जहां माइंड डिटेक्टर ने सरिया होने की खबर दी थी। थोड़ी देर बाद टॉर्च की भीषण गर्मी से लोहा पिघलने लगा। उससे आगे की कंक्रीट को अब क्योंकि लोहे की पकड़ उपलब्ध न रही, इसलिए दीवार ढह कर गिरने लगी। धीरे धीरे चौक के गोल दायरे के बीच का सारा लोहा गल गया। वहां से कंक्रीट हट गई और उसकी जगह एक गड्ढा दिखाई देने लगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक ड्रिल ऑन की गई, जो कि जॉर्ज सेविस्टन ने संभाली। ड्रिल को दीवार पर चलाया गया तो एसिटिलीन टॉर्च जलने के शोर से कहीं ज्यादा शोर उठा। वाकले ने वायरलेस टेलीफोन ऑन किया। तुरंत उसे बाहर सड़क पर ट्रक में बैठे रूपचंद जगनानी की आवाज आई। बाहर ड्रिल चलने की आवाज आ रही है? वागले ने पूछा। नहीं, उत्तर मिला। बाहर कैसी भी कोई आवाज पहुंच रही है? नहीं। बाहर का क्या हाल है? सड़क सुनसान पड़ी है। बढ़िया। उसने टेलीफोन ऑफ कर दिया और उसे पावर केबल के लिए दीवार से ठोकी खूंटियों में से एक पर टांग दिया। विमल ने नोट किया कि जामंत राव उन लोगों से थोड़ा परे अपेक्षाकृत अंधेरे में सरक गया था। फिर उसके देखते देखते उसने भूरे कागज की एक पुड़िया सी निकाली। उसे खोलकर वह अपने नथुनों तक लाया और उसने जोर से सांस खींची। विमल का मन वितृष्णा से भर उठा। जामंत राव घर से ही तरंग में आया था, लेकिन अब उसे फिर दोबारा नशे की जरूरत महसूस होने लगी थी। जॉर्ज ड्रिल चलाता रहा। बाकी लोग बोरों में मलबा भरते रहे और बोरे मेन होल के करीब पहुंचाते रहे। फिर जॉर्ज ने ड्रिल बंद की। मुबारक अली ने ड्रिल की तरफ हाथ बढ़ाया तो विमल बोला, अब जामवंत राव को दो। जामवंत राव, जो कि दीवार के साथ लगा ऊँघ रहा था, हड़बड़ाकर सामने आया। उसने ड्रिल संभाली। काम फिर शुरू हो गया। जॉर्ज दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से अद्दा निकाला और होले होले नीट विस्की चुसकने लगा। बाद में विमल को इस बात ने बड़ी तसल्ली दी कि दोनों नशेड़ियों ने काम पूरी मुस्तैदी से किया, निहायत तसल्ली बख्श ढंग से किया। मुबारक अली ने भी अपने हिस्से के काम को बाखूबी अंजाम दिया। सिर्फ आनंद और वागले ने मेहनत के काम के मामले में कुछ पल्ले न डाला। आनंद ने अपनी नाजुक मिजाजी की वजह से और वागले ने अपने घायल कंधे की वजह से। रूपचंद जगनानी ट्रक में बैठा था और सिगरेट के कश लगा रहा था। तब तक मलबा फेंकने के लिए वह एक फेरा लगा आया था। विमल ने उसे कहा था कि वह काम उसे अकेले करना पड़ना था, लेकिन जब काम की नौबत आई तो जामवंत राव उसके साथ गया था। उसका रूपचंद ने यह मतलब लगाया कि शायद विमल को उसके बुढ़ापे का ख्याल आ गया था, लेकिन हकीकत यह थी कि भीतर विमल ने महसूस किया था कि सुरंग खोदने के काम सब लोग इकट्ठे नहीं कर सकते थे, इसलिए एक आदमी को थोड़ी देर बुजुर्गवार की मदद करने के लिए स्पेयर किया जा सकता था। मलबा लादा जा चुकने के बाद रूपचंद ने ट्रक आगे बढ़ाया और जामवंत राव ने एंड ट्रक की जगह मैनहोल के ऊपर मेटाडोर वैन ला खड़ी की थी।
फिर वह वैन से निकलकर ट्रक में सवार हुआ और दोनों मलबा फेंकने चले गए थे। वापसी में पार्किंग की वही क्रिया फिर दोहराई गई थी और जामवंतराव वापस सीवर में उतर गया था। अब ट्रक फिर यथास्थान खड़ा था और रूपचंद सिगरेट के कष्ट लगा रहा था। ट्रक में सिर्फ बैठा रहना उसे बड़ा जहमत भरा काम लग रहा था। रह रहकर उसे ऊंघ आने लगती थी, जिसकी वजह से वह सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। ट्रक के पृष्ठभाग में जा बैठने की उसे मनाही नहीं थी, लेकिन वहां उसे डर था कि कहीं वह बैठा बैठा लेट ना जाए और फिर लेटा लेटा सो ना जाए। उसने कई बार इस बात पर भी विचार किया कि क्यों ना वह नीचे उतरकर सड़क पर टहल ले। सड़क तो सुनसान पड़ी थी, क्या फर्क पड़ जाता। अभी वह अपने इस इरादे को क्रियान्वित करने की सोच ही रहा था कि एकाएक उसके कानों में भारी बूटों के सड़क पर पड़ने की आवाज आई। उसने हड़बड़ाकर सामने देखा तो दो पुलिसियों को ट्रक की तरफ आते पाया। उसने फौरन सिगरेट बुझा दी और ट्रक की सीट पर लेट गया। अपनी उस अवस्था में वह सड़क पर से दिख नहीं सकता था। पुलिसिये ट्रक के करीब आकर ठिठके। रूपचंद के दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह सांस रोके सीट पर लेटा रहा। यह पहला मौका था जबकि सड़क पर कोई प्रकट हुआ था। बड़ी बदबू आ रही है, रूपचंद के कानों में एक आवाज पड़ी। बारिश के मौसम में ऐसा होता ही है, दूसरी आवाज आई। इतनी बरसात कहाँ हुई? जो बूंदाबांदी हुई थी उससे तो सड़क भी गीली नहीं हुई। तो फिर कोई सीवर ओवरफ्लो कर रहा होगा। इस इलाके में लीवर आज तक ओवरफ्लो नहीं हुआ। साले, तुझे खुद की बदबू आ रही है? सच बता, कब से नहीं नहाया? लेकिन कोई बदबू अदबू नहीं आ रही, तेरा दिमाग सड़ रहा है। अब चलता हूं, लेकिन कसम ले लो, गंदे की बहुत तीखी बदबू आ रही है मुझे। अब आ भी रही है तो हम क्या कर सकते हैं? हम हवलदार हैं, ना कि जमादार। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर भारी बूटों के सड़क पर पड़ने की आवाजें फिर आने लगी। आवाज आनी बंद हो गई तो रूपचंद ने सावधानी से सिर उठाया और दाएं बाएं झांका। सड़क फिर सुनसान पड़ी थी। उसने वायरलेस टेलीफोन पर भीतर संपर्क किया और उस घटना की खबर की। मैनहोल का ढक्कन थोड़ी बहुत ताजी हवा के साधन के तौर पर खुला रखा गया था। उस घटना से उन्होंने यह सबक लिया कि ढक्कन बंद रखना चाहिए था और ऐन जरूरत के वक्त ही खोला जाना चाहिए था। ढक्कन फौरन बंद कर दिया गया। सुबह 5 बजे तक वे 6 फुट गहरी सुरंग खोद चुके थे, जो कि लगाए गए वक्त के लिहाज से कोई कम प्रोग्रेस नहीं थी। फिर सारा सामान सुरंग में भर दिया गया और उसके दहाने पर वो स्पेशल बोर्ड फिट कर दिए गए, जो कि शिविर की दीवारों के रंग से मिलते जुलते थे और जिनकी वजह से अंधेरे में सुरंग की दीवार में और बोर्डों में कोई फर्क नहीं लग रहा था। फिर थकावट से निढाल हुए वे सीवर से बाहर निकले और ट्रक में सवार हुए। जॉर्ज सेविस्टन ने पहले की तरह मेटाडोर वैन संभाली। दोनों वाहन वहां से रवाना हो गए। पहले दिन का काम निर्विघ्न संपन्न हो गया था। विमल स्क्रैप यार्ड के पिछवाड़े की स्टोर नुमा इमारत में दाखिल हुआ। उसने अलमारी खोली और उसके नीचे के भाग से वो बोर्ड उठाया जो कि नीचे तहखाने को जाती सीढ़ियों के दहाने पर फिट था। उसने रिवॉल्वर हाथ में ले ली और पहली सीढ़ी पर कदम रखा। नीचे तहखाने में एक बल्ब जल रहा था, जो कि एक कमजोर मोमबत्ती की तरह टिमटिमाता महसूस हो रहा था। सोलंकी, उसने आवाज लगाई। क्या है? फौरन जवाब मिला। ऊपर आ जाओ, थोड़ी हवा खा लो। बाहर में जाओ। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, आते हो या मैं ढक्कन बंद करूं? उसने उत्तर ना दिया, लेकिन उसके पांव फौरन सीढ़ियों पर पड़े। विमल अलमारी से निकलकर परे जा खड़ा हुआ। कुछ क्षण बाद सोलंकी का सिर छेद से बाहर निकला, फिर कंधे, और फिर उसने अलमारी से बाहर कदम रखा। उसके हाथ में एक कुर्सी का पाया था जिसे वह मजबूती से थामे था और अपने सामने ताने था। विमल ने उसे रिवॉल्वर दिखाई। सोलंकी ठिठका, उसके माथे पर बल पड़ गए और जबड़े भिज गए। एक क्षण को विमल को यूं लगा जैसे वह पाया उस पर फेंक कर मारने लगा हो, लेकिन फिर उसका हाथ नीचे झुक गया और फिर तीव्र अनिच्छापूर्ण ढंग से उसने अपनी उंगलियों की पकड़ पाए पर से ढीली कर दी। पाया लड़खड़ाता हुआ फर्श पर गिरा। कुर्सी तोड़ दी? विमल बोला। उसने उत्तर ना दिया। आओ बाहर हवा में चलें। दोनों स्टोर से निकलकर यार्ड में आ गए। तब अभी पौ फटनी शुरू हुई थी। मैं नहीं चाहता, विमल बोला, कि हफ्ते बाद जब मैं तहखाना खोलूं तो उसमें से तुम्हारी लाश बरामद हो। मौजूदा हालात में तुम मर गए तो मेरा ही नुकसान होगा।
मैं टॉयलेट जाना चाहता हूँ, सोलंकी फंसे स्वर में बोला। हाँ जरूर, यह भी वजह है तुम्हें बाहर निकाल कर लाने की। एक टॉयलेट यार्ड में भी था। विमल ने उसे वहां भेज दिया और स्वयं एक ड्रम पर बैठ गया। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। 10 मिनट गुजर गए। टॉयलेट का दरवाजा विमल के सामने था और वह पहले ही तस्दीक कर चुका था कि वहां से निकासी का उस दरवाजे के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं था। वह उठकर बंद दरवाजे के करीब पहुंचा। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे बाहर ना निकलने पर मैं अंदर घुसकर तुम्हें देखने आऊंगा तो यह ख्याल मन से निकाल दो। मैं तुम्हें यहीं बंद कर जाऊंगा और यह जगह तहखाने से ज्यादा दुखदाई साबित होगी। तुरंत दरवाजा खुला। विमल ने रिवॉल्वर दरवाजे की तरफ तान दी। सोलंकी को बाहर निकलकर कोई बेजा हरकत न करते पाकर उसने रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे कर लिया। तुम मुझे यूं यहां गिरफ्तार करके नहीं रख सकते, सोलंकी झुंझलाया। विमल ने जवाब देना जरूरी न समझा। वह उसे इमारत में ले आया। आंटी ने दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व किया। ब्रेकफास्ट से निपटकर विमल बोला, मैं इसे बंद करने जा रहा हूं, दिन में इसे खाना खिला देना। आंटी और खांडेकर दोनों के सिर सहमति में ले। उनका हर एक्शन ऐसा था जैसे कि विमल के किसी काम आने को अपना परम सौभाग्य मान रहे हो। उठो, विमल बोला। तीव्र अनिच्छा का प्रदर्शन करता हुआ सोलंकी उठ खड़ा हुआ। 10 बजे ही कमिश्नर ने सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अली को बुला भेजा। मुश्ताक अली उस बुलावे की वजह जानता था, इसलिए पहले ही दिल मजबूत करके कमिश्नर के हुजूर में पेश हुआ। भीखाराम की मौत की खबर ने, डोंगरे की तसल्ली ने और 10,000 रुपए और मिलने की उम्मीद ने उसे खूब दिलेर बना दिया था। कमिश्नर पूरे 2 घंटे उसके साथ मगज पच्ची करता रहा, उसे विश्वास दिलाता रहा कि अगर वह फर्जी चालान काटा होना कबूल कर ले तो उस पर कतई कोई अनुशासिक कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वह अपने पहले बयान से टस से मस न हुआ। हार कर कमिश्नर ने उसे रुखसत कर दिया। कैसी मजबूरी की हालत है हमारी, कमिश्नर असहाय भाव से बोला। हमें बखूबी मालूम है कि असल में क्या हुआ है, लेकिन हम कुछ साबित नहीं कर सकते। वो मवाली, वो श्याम डोंगरे कत्ल करके साफ छूटा जा रहा है, लेकिन हम उसे कुछ नहीं कह सकते। क्या कहते हो फाल्के? इंस्पेक्टर फाल्के बड़े संवेदनशील ढंग से गर्दन हिलाने के अलावा कुछ जवाब न दे सका। उस रात बाकी का सामान भी सीवर में सुरंग के दाने पर पहुंचा दिया गया। लेजर बीम उस रोज भी उपलब्ध न हो सकी। बाकी सामान के अतिरिक्त मुबारक अली और उसके शागिर्द ने एक फोल्डिंग बेड की भी जरूरत जाहिर की, जो कि विमल ने नामंजूर कर दी। मुबारक अली का ख्याल था कि काम से थककर सीवर में जहां की दीवार से लगकर सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था, फोल्डिंग बेड बिछाकर बेहतर आराम किया जा सकता था, क्योंकि बेड पानी की सतह से ऊपर होती। जबकि इस पर विमल का कहना था कि ऐसा आराम करने लेटा आदमी कोई स्मैक एडिक्ट या अल्कोहलिक एक बार यूं बेड पर लेटने पर तभी उठता जबकि सवेरा हो चुकना था। फिर पिछले रोज जो काम आधी रात के बाद शुरू हुआ था, उस रोज वह 9 बजे ही शुरू हो गया। 11:30 बजे ट्रक एक बार मलबा फेंक कर लौट चुका था। इस बात से रूपचंद जगनानी ने यह अंदाजा लगाया कि सुरंग उम्मीद से कहीं ज्यादा रफ्तार से खुद रही थी। तभी उसे ट्रक से परे सुनसान सड़क पर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा और उनके साथ एक छोटा सा झबरीला कुत्ता आता दिखाई दिया। उसके देखते देखते कुत्ता जोड़े से अलग हुआ और तेजी से आगे दौड़ने लगा। हल्की सी बूंदाबांदी फिर होने लगी थी। डार्लिंग पुरुष एकाएक सड़क पर ठिठक गया और उसका नशे में थरथराता स्वर रूपचंद को सुनाई दिया। काश इस वक्त मेरे पास एक छतरी होती। अब देखो ना, मैं हूं, तुम हो, सुनसान रास्ता है, बारिश है लेकिन नहीं है तो छतरी नहीं है। होती तो क्या होता, स्त्री बोली। उसके स्वर में विरक्ति का स्पष्ट आभास था। तो मैं अभी अभी बाहों के घेरे में लेकर गा रहा होता, प्यार हुआ, इकरार हुआ, तब प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। किसको बाहों के घेरे में लेकर गा रहे होते? छतरी को। हट पगली, अरे छतरी को नहीं, तुम्हें। छतरी तो हमारे सिर के ऊपर होती, जिसके मैं कभी भीतर होता तो कभी बाहर, लाइक राज कपूर आवारा, रिमेंबर श्री 420, स्त्री ने संशोधन किया। हाँ वही। फिर पुरुष सचमुच ही जोर जोर से गाने लगा। उनका कुत्ता ट्रक के करीब पहुंचा। वह कुछ क्षण ट्रक के अग्रभाग के करीब दुम हिलाता खड़ा रहा। रूपचंद ट्रक की सीट पर लेट गया। एकाएक कुत्ता भौंकने लगा। रूपचंद ने हड़बड़ाकर तनिक सिर उठाया। उसने देखा कि कुत्ता ट्रक की ड्राइविंग सीट की तरफ आ खड़ा हुआ था और अब मुंह ऊंचा करके बार बार भौंक रहा था। चुप चुप। कुत्ता और जोर से भौंकने लगा। रूपचंद घबरा गया। किसी भी क्षण वहां गश्त का कोई सिपाही आ सकता था। कुत्ते की वजह से उसका ध्यान ट्रक की ओर आकर्षित हो सकता था और फिर रूपचंद की ट्रक में उपस्थिति का आभास पाकर
वह हैरान हो सकता था कि आखिर कोई यूं ट्रक में छिपकर क्यों बैठा हुआ था। इस बार रूपचंद से दर्जनों सवाल कर सकता था और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसे ट्रक समेत चौकी ले जा सकता था। उसे फौरन कुत्ते को चुप कराने के लिए कुछ करना चाहिए था। कुत्ता था कि भौंके ही जा रहा था और उसके मालिक स्त्री पुरुष को अपनी चुहलबाजी से ही फुर्सत नहीं थी। उसका जी चाह कि वह स्त्री पुरुष के जोड़े को पुकार कर कहे कि कुत्ते को चुप कराए, लेकिन ऐसा करना उसे ठीक न लगा। कुछ सोचकर उसने ट्रक का कुत्ते की ओर का दरवाजा खोला और वह धीरे से सड़क पर उतर आया। कुत्ता उसे देखकर एक कदम पीछे हटा और फिर यूं हुकड़ू हो गया जैसे रूपचंद पर आक्रमण करने का ख्वाहिशमंद हो, और यूं भौंकने लगा जैसे सिर्फ अपने भौंकने से ही रूपचंद के खौफजदा हो जाने की उम्मीद कर रहा हो। रूपचंद ने सावधानी से एक बार कुत्ते के मालिकान की तरफ देखा और फिर उसने अपने एक पांव को खींचकर उसकी एक भरपूर ठोकर कुत्ते की पसलियों में जमाई। कुत्ते का भौंकना तुरंत बंद हो गया। वह फुटबॉल की तरह हवा में उछला, रूपचंद से 10 फुट परे जाकर गिरा और चाय चाय करने लगा। रूपचंद लगभग दौड़ता हुआ जोड़े के करीब पहुंचा और बड़े गुस्से में बोला, अपने कुत्ते को संभालो, अभी मुझे काटने वाला था। पुरुष ने गाना बंद कर दिया। उसने हैरानी से रूपचंद की तरफ देखा। कौन काटने लगा था आपको? वह बोला, डिक्की। अगर यह उस जबरीले कुत्ते का नाम है तो वही, लेकिन स्त्री बोली, डिक्की को तो काटना ही नहीं आता। अब सीख गया मालूम होता है, रूपचंद ने कहा। उसने तो कभी किसी को नहीं काटा। पुरुष बोला, मुझे तो काटने वाला था। रूपचंद बोला, मुझे तो अभी भी उससे डर लग रहा है। साहब, आप अपने कुत्ते के गले में जंजीर डालिए, वरना वह फिर मुझे काटने की कोशिश करेगा। डिक्की, डिक्की, स्त्री ने आवाज लगाई। डिक्की, कम हियर। कुत्ता अपनी टांगों में दुम दबाए कराहता हुआ सा उनके पास पहुंचा। स्त्री ने उसके गले के पट्टे में अपने हाथ में थमी जंजीर पिरो दी। यह लो, पुरुष चिंतित भाव से बोला। यूं करा रहा है जैसे किसी ने इसे मारा हो। चोट तो यह मुझे पहुंचा देता। रूपचंद बोला, अच्छा हुआ आपने इसके गले में जंजीर डाल दी, लेकिन मेरा तो डर से दम ही निकला जा रहा था। इतने नन्हे से कुत्ते के डर से आपका दम निकला जा रहा है? हाँ, कुत्ता नन्हा हो या बड़ा, मुझे हर कुत्ते से डर लगता है। चलो, स्त्री पुरुष की बाह पकड़कर खींचती हुई बोली। पुरुष स्त्री और कुत्ते के साथ सड़क पर आगे बढ़ गया। प्रत्यक्षतः अब उसके गाने का मूड खत्म हो चुका था। रूपचंद की जान में जान आई। वह वापस ट्रक में जा बैठा। उस रात सुरंग 40 फुट तक खुद गई। यह तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कमाल हो गया। खुशी से दमकता हुआ मुबारक अली बोला, इस लिहाज से तो हम आज ही रात को वॉल्ट के भीतर होंगे। उस वक्त वागले के अलावा सब ट्रक में सवार थे। वागले ट्रक के पीछे पीछे आती मेटाडोर वैन चला रहा था। टचवुड, आनंद ट्रक की लकड़ी की बॉडी को छूता हुआ बोला, खुदाई मेरी कल्पना से आसान निकली है। विमल ने कहा, लेकिन आगे वॉल्ट का शेल आने से पहले रीएनफोर्स्ड कंक्रीट होगी, उसे छेदने में बहुत वक्त लगेगा। आज तो हमें लेजर बीम भी मिल जाएगी। वागले बोला, आज उसके मिलने की गारंटी है। उसके तो आज मिलने की गारंटी है, लेकिन सुरंग 40 फुट खुद चुकी होने की खबर सुनकर मुझे डर है कि कहीं आंटी उसकी खरीद गैर जरूरी ना समझने लगे। उसे जब यह समझाएंगे कि लेजर बीम की वजह से हम आज ही वॉल्ट में होंगे तो वो हुज्जत नहीं करेगी। नहीं करेगी? आनंद बोला, वक्त की जरूरत यह है कि काम आसानी से हो और जल्दी हो। इसके लिए हमें 35,000 के खर्चे से गुरेज नहीं करना चाहिए, खासतौर से तब जबकि कल ही हम सब लखपति होंगे। एक्टर ठीक कह रहा है, मुबारक अली बोला। बाप जॉर्ज सेबेस्टियन बोला, मेरे को लग रहा है कि काम हर हाल में आज ही रात को खलास हो जाएगा, वो बीम होवे ना होवे। कैसे लग रहा है? विमल ने पूछा। बस लग रहा है, जॉर्ज दांत निकालकर हंसा। आज शाम, विमल गंभीरता से बोला, हम यहाँ जल्दी पहुंचेंगे और 8 बजे ही भीतर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। जिस रफ्तार से सुरंग खुदी है उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे यह मुमकिन लग रहा है कि हम आज आधी रात तक हर हाल में वॉल्ट में होंगे। उसके बाद लॉकरों को जामवंत राव की डुप्लीकेट चाबियां लग गई तो बात ही क्या है, नहीं तो लॉकर जबरन खोलने पड़ेंगे, तब भी हमारे पास बहुत टाइम होगा। उस खबर से सबसे ज्यादा राहत रूपचंद जगनानी ने महसूस की। विमल ने सोलंकी को तहखाने से निकाला। उस रोज वह खाली हाथ निकला और उसने विमल पर आक्रमण करने जैसी कोई नीयत न दिखाई। बस 2 रोज और, विमल आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। उसके बाद हम दोनों जने सोनपुर चलेंगे ताकि हेल्गा को तसल्ली करा दें कि मैंने डॉक्टर स्लेटर का खून नहीं किया। उसने उत्तर ना दिया। उस रोज उसका चेहरा पीला लग रहा था और आंखों में उदासी सी तैर रही थी। मेरे अलावा जो 2 और सस्पेक्ट तुम्हारी निगाह में है? विमल ने नया सवाल किया। उनके नाम क्या है? कहाँ रहते हैं वो? उसको उत्तर देता ना पाकर वो बोला, और नहीं तो
इतना ही बता दो कि वो मुंबई में रहते हैं या बाहर कहीं। तुम्हें क्या लेना देना, वह रुखाई से बोला। सोलंकी, डॉक्टर स्लेटर के हत्यारे को तलाश करने में मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद के बगैर भी उन दोनों की ऐसी तैसी फेर सकता हूँ जैसी तुमने मेरी ऐसी तैसी फेरी है। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव आए जो कुछ क्षण बाद बेबसी में तब्दील हो गए। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, वह कठिन स्वर से बोला। मैं तुम्हें निस्वार्थ मदद ऑफर कर रहा हूँ। डॉक्टर स्लेटर ने मेरा भला किया है, मैं उसका एहसानमंद हूँ। मैं दिल से उसके हत्यारे को तलाश करने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सोलंकी परे देखने लगा। इस जिटाई की कोई वजह भी होगी। उसने कोई वजह बयां करने की कोशिश न की। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। टॉयलेट जाना चाहते हो या ब्रेकफास्ट के लिए चले? सोलंकी टॉयलेट की तरफ बढ़ गया। शाम 8:15 वे सब फिर सीवर में थे, कामयाबी की प्रत्याशा में। उन्होंने वॉल्ट की कंक्रीट की दीवार तक 2 घंटे में ही सुरंग खोद डाली। फिर रीएनफोर्स्ड कंक्रीट को ढाने के लिए 35,000 रुपए की खरीद लेजर बीम के इस्तेमाल की बारी आई, लेकिन लेजर को ऑन करते ही ऑफ कर देना पड़ा। यह तो हाथ के हाथ सामने आ गया कि उस बीम में कंक्रीट को मक्खन की तरह काटते चले जाने की क्षमता थी, लेकिन उसका उस तंग सुरंग में इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। तब उन्हें सूझा कि लेजर बीम से जो 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बनता था, वह उसके ऑपरेटर को तंदूरी चिकन की तरह भून कर रख सकता था और उसके इस्तेमाल से पैदा होने वाला धुआं सबका दम घोट कर रख सकता था। किसी को यह नहीं सूझा था कि लेजर बीम ऑपरेट करने के लिए स्पेशल हीट प्रूफ कपड़े पहनने होते थे, जिन्हें पहने बिना बीम ऑपरेट करना आत्महत्या जैसा काम साबित होता। यानी कि 35,000 रुपए की ग्लैमरस इन्वेस्टमेंट बेकार गई। अब जामवंतराव बोला। उसका स्वर ऐसा था जैसे बीम का इस्तेमाल न हो पाने के लिए वह खुद को जिम्मेदार महसूस कर रहा हो। अब क्या? विमल बोला। अब हमें इलेक्ट्रिक ड्रिल से कंक्रीट में छेद करना होगा। फिर कंक्रीट में छेद करने का काम बाकी लोगों पर छोड़कर विमल और वागले अलार्म सर्किट की तारें काटने चले गए। रूपचंद जगनानी से हासिल हुए नक्शे के मुताबिक विमल ने सीवर की दीवार के ऊपरी सिरे के साथ साथ चलती केबलों में से 2 तारें छाटी। उनको कटर से काटने से पहले वह तनिक हिचकिचाया। अगर यह पुलिस चौकी में बजने वाली अलार्म बेल की तार न हुई तो, विमल धीरे से बोला। लेकिन वागले बोला, नक्शे के मुताबिक तो यही तार है अलार्म बेल की। नक्शा गलत हुआ तो, या हमसे नक्शा पढ़ने में गलती हो रही हुई तो? वागले चुप रहा। यह एक अलार्म बेल हमारे सारे किए धरे पर पानी फेर सकती है। कैसे जाने कि यही तारे घंटी तक जा रही है? तारे ट्रेस करते करते आगे चले। आगे कहाँ? पुलिस चौकी तक। वागले खामोश रहा। विमल कुछ क्षण सोचता रहा। फिर उसने अपने ओवरऑल की जेब से वायरलेस टेलीफोन निकाला। उसने बाहर ट्रक में मौजूद रूपचंद जगनानी को सिग्नल दिया। रूपचंद लाइन पर आया तो वह बोला, वागले ट्रक में आपकी जगह लेने के लिए ऊपर आ रहा है, आप जरा नीचे मेरे पास आइए। अच्छा। विमल ने वागले को संकेत किया। वागले सीवर में आगे मेनहोल की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रूपचंद विमल के करीब पहुंचा। विमल ने नक्शा उसे थमा दिया और उस पर टॉर्च की रोशनी डालता हुआ बोला, जरा देखिए तो इसमें अलार्म बेल की तारें कौन सी है। रूपचंद ने नक्शे का मुआयना किया और फिर निसंकोच उन्हीं तारों की तरफ इशारा कर दिया जो बेशुमार तारों में से विमल ने छाटी थी। पक्की बात? विमल ने पूछा। रूपचंद ने सहमति में सिर हिला दिया। कई बार ऐसा इंतजाम भी होता है कि अलार्म बेल की तारें काटने की कोशिश करने पर भी कोई अलार्म बजने लगता है। ऐसे किसी इंतजाम की मुझे खबर नहीं, रूपचंद बोला। तो यही है तारे? हाँ। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, विमल मन ही मन बोला। तू मेरा राखा सबनी थाई। उसने रबड़ चढ़े प्लेयर से दोनों तारें काट दी। फिर उसने वागले से फोन पर बात की। ऊपर सड़क पर कोई हलचल है? उसने पूछा। नहीं, वागले बोला। कहीं कोई अलार्म नहीं बजा? बजा है तो यहाँ सुनाई नहीं दे रहा। कोई पुलिस की भागदौड़? कुछ नहीं। गुड, बुजुर्गवार आ रहे हैं, तुम वापस आ जाओ। विमल ने फोन बंद करके ओवरऑल की जेब में रख लिया और रूपचंद से बोला, आप जाइए। रूपचंद आगे बढ़ा। अभी वह 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि एकाएक चीख मारकर वापस लौट आया। क्या हुआ? विमल बोला, चूहा। रूपचंद बोला, यह मोटा मेरे ऊपर कूदने वाला था। विमल हंसा। प्रत्यक्षतः वहां पहुंचते वक्त रूपचंद की चूहों की तरफ तवज्जो नहीं गई थी। आप मेरे पीछे पीछे आइए, वह बोला। मैं आपके लिए चूहे भगाता हूँ। वह रूपचंद को लिए मेन हॉल की सीढ़ी तक आया। उसने फोन पर वागले को रूपचंद के पहुंचने की खबर दी। 2 मिनट बाद वागले सीवर में उसके पहलू में खड़ा था और रूपचंद वापस ट्रक में था। वे दोनों वापस सुरंग की दिशा में लौटे। जामवंतराव और जॉर्ज उन्हें रास्ते में मिले। दोनों
हथेलियों पर मलबे के दो बोरे लादे थे। कंक्रीट उखड़ रही है? विमल ने पूछा। हाँ, जॉर्ज बोला, आसानी से तो नहीं उखड़ रही, लेकिन उखड़ रही है। गुड। तुमने अलार्म की तारें काट दी? हाँ, मुझे अलार्म की बड़ी दहशत हो रही है, जामवंत राव बोला। वो इसलिए क्योंकि तुम वॉल्ट की नौकरी कर चुके हो। जामवंत राव खामोश रहा। और ये हथेले बोरों समेत वहीं छोड़ दो। विमल बोला, अब मलबा फेंकने जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आज के बाद हमने यहाँ नहीं आना। आज के बाद सीवर ब्लॉक होता है तो हमें क्या। ओह। चारों सुरंग के पास वापस लौटे। भीतर से ड्रिल चलने की आवाज आ रही थी। उकड़ू होकर मेंढक की तरफ उदकते हुए चारों सुरंग के दूसरे सिरे पर पहुंचे, जहां मुबारक अली इलेक्ट्रिक ड्रिल चला रहा था और आनंद नीचे गिरते ईंट पत्थर बोरों में भर रहा था। और आधे घंटे बाद एकाएक मुबारक अली हर्षित स्वर में बोला, या अली। क्या हुआ? विमल ने पूछा। वॉल्ट के वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, खोल की चादर दिखाई दे रही है। विमल ने कलाई घड़ी पर निगाह डाली। अभी 11 भी नहीं बजे थे। शेल में छेद करना मुश्किल से 15 मिनट का काम था। फिर बड़ी हद 10 मिनट हाइड्रोलिक लीवर लगाकर कैबिनेट सरकाने में लगने थे और फिर वे सबके सब वॉल्ट के भीतर। धन करता उसके मुंह से निकला। जामवंत राव। फिर वो बोला, अगर अलार्म ना कटा होगा तो इस इस्पात के खोल की हमारे सामने दिखाई दे रही दीवार को छेड़ते ही क्या होगा? पुलिस चौकी पर अलार्म बज उठेगा, जामवंत राव सस्पेंस भरे स्वर में बोला। विमल ने वायरलेस रेडियो ऑन किया और रूपचंद जगदानी को सिग्नल दिया। वह लाइन पर आया तो विमल ने कहा, आप ट्रक छोड़कर बाजार के पुलिस चौकी वाले सिरे पर पहुंचिए। जब वहां पहुंच जाए तो सावधानी से खबर कीजिएगा। ठीक है, उत्तर मिला। बाप। मुबारक अली बोला, किस फिराक में हो? मैंने अलार्म की तारें काट दी है, लेकिन काटी गई तारें अलार्म की ही थी। यह जानने का हमारे पास कोई साधन नहीं। चौकी पर अलार्म बजा तो हमें यहाँ सुनाई नहीं देगा। हम अलार्म कट चुका समझकर भीतर घुसेंगे और रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। जगनानी चौकी के करीब गया है। जो अलार्म हमें नहीं सुनाई देगा, वो अगर वहां बजेगा तो उसे जरूर सुनाई देगा। इस लिहाज से कम भाग निकलने लायक वार्निंग तो वो दे सकेगा। अलार्म बजेगा? आनंद सशक्त स्वर में बोला। नहीं बजेगा, जॉर्ज बोला। कैसे मालूम? बस मालूम है। इसे नशा हो गया है, विमल बोला। जॉर्ज की करके हंसा। तभी फोन पर सिग्नल आया। विमल ने फोन सुना। मैं चौकी के एन सामने एक पेड़ के पीछे हूँ। रूपचंद की आवाज आई। गुड। अभी वहीं रहिएगा, लाइन चालू रखिए। अगर चौकी में अलार्म बजे तो हमें फौरन खबर कीजिएगा। अलार्म बजेगा? फोन पर सवाल जवाब ना करें, जो कहा गया है उस पर अमल करें। ठीक है, अब लेजर बीम ऑन करो, विमल मुबारक अली से बोला। और सिर्फ 2 सेकंड के लिए खोल की चादर को छेड़ो। मुबारक अली ने ऐसा ही किया। उतने में ही सबकी हालत पतली हो गई। साथ ही उतने में ही एक जगह से लोहे की चादर आधा इंच गल गई। अलार्म बजा? सस्पेंस भरे स्वर में विमल टेलीफोन में बोला। नहीं। रूपचंद की आवाज आई। पता? विमल हर्षित स्वर में बोला। विमल के हर्षनाद से ही सब समझ गए कि अलार्म नहीं बजा था। अपन सिर्फ एक बार, सिर्फ 1 सेकंड के वास्ते बीम फिर चलाने का है। मुबारक अली बोला। उससे क्या होगा? विमल बोला। उससे अगर चादर में छेद हो जाएगा तो कम से कम हमारे को पता लग जाएगा कि हमने कितने मोटे खोल को भेदना है। ठीक है। सब लोग काफी पीछे हट जाना मांगता है। सब मुबारक अली से परे हो गए। उसने लेजर बीम ऑन की और उसे वहीं केंद्रित की जहां से इस्पात गल कर बहा था। छेद हो गया, एकाएक मुबारक अली बोला। उसने बीम बंद कर दी। तभी वातावरण एयर रेड के सायरन जैसी तीखी आवाज से गूंज उठा। सबको जैसे सांप सूंघ गया। क्या हुआ? मुबारक अली के मुंह से निकला। भागो, विमल आतंकित स्वर में बोला। सब एक दूसरे से उलझते, गिरते, पड़ते सुरंग से बाहर को लपके। उसी आपाधापी में वायरलेस टेलीफोन विमल के हाथ से छूट गया और पता नहीं कहां जाकर गिरा। वे सुरंग से बाहर निकले। जामवंत राव का है? एकाएक आनंद बोला। विमल ने टॉर्च का प्रकाश इधर उधर डाला। जामवंत राव उसे कहीं ना दिखाई दिया। वो भीतर से नहीं निकला। वागले बोला, तुम लोग बाहर को भागो, मैं उसे देख कर आता हूँ। वागले के अलावा सब निकासी के रास्ते की तरफ लपके। विमल वापस सुरंग में दाखिल हुआ। वागले सुरंग के दहाने पर ठिठका खड़ा रहा। जामवंत राव विमल को सुरंग के सिरे पर घुटनों में सिर दबाए बैठा मिला। अपना गैस मास्क उसने उतारकर एक और डाल दिया हुआ था। जामवंत राव, विमल चिल्लाया। कोई जवाब ना मिला। विमल ने जबरन उसका सिर ऊंचा उठाया तो पाया कि वह चुपचाप रो रहा था। आंसुओं से उसका सारा चेहरा भीगा हुआ था। यह कोई मातम मनाने का वक्त है? विमल तीखे स्वर में बोला। उठ के बाहर चल, नहीं तो पकड़ा जाएगा। बेवकूफ, जान है तो जहान है। जामवंत राव पर उसकी बातों का कोई असर न हुआ। वह बदस्तूर रोता रहा। हेरोइन के नशे ने और सायरन बज उठने के सदमे ने उसे जड़ कर दिया हुआ था। सायरन की आवाज अब पहले से
अधिक तीव्र हो गई मालूम होती थी। विमल को उस क्षण एक ही काम सूझा। उसने ताबड़ताड़ 3-4 झन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किए। जामवंत राव की जैसे तंद्रा टूटी, उसके आंसू बहने बंद हो गए। विमल ने उसे सुरंग से बाहर को धक्का दिया तो वह आगे बढ़ने लगा। गनीमत थी कि उस बड़ी ही नाजुक और पेचीदा स्थिति से उसे जल्दी निजात मिल गई थी। अपने आगे आगे जामवंत राव को धकेलता हुआ सुरंग से निकलकर सीवर में पहुंचा। यहाँ वागले ने जामवंत राव की एक बाह थाम ली और फिर वह और विमल जामवंत राव को अपने बीच लगभग दौड़ाते हुए सीवर में आगे बढ़े। वे मेन होल के दहाने पर पहुंचे तो खुले मेन होल में से आता सायरन का कर्ण भेदी स्वर उनके कानों में पड़ा। मुबारक अली, जॉर्ज सेविस्टन और सतीश आनंद पहले ही ट्रक में सवार हो चुके थे। आनंद ट्रक में लेटा हुआ था और ट्रक के तले के छेद में सिर डालकर दबे स्वर में कह रहा था, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी, पुलिस के कदम बाजार में पड़ चुके हैं, जल्दी करो। विमल और वागले ने पहले जामवंत राव को ट्रक में चढ़ाया। वह अभी आधा मेन होल में ही था कि आनंद ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे ट्रक में खींच लिया। फिर पीछे पीछे वागले और विमल ट्रक में सवार हुए। जगनानी कहाँ है? विमल हाफता हुआ बोला। पता नहीं, मुबारक अली बोला। वो चौकी के सामने गया था, वो वापस नहीं आया। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम और यहाँ रुके। जॉर्ज बोला। तो फंस जाएंगे, मुमकिन है पुलिस बाजार के दोनों सिरे सील कर दे। लेकिन बुजुर्गवार हमें, आनंद बोला, बुजुर्गवार का पता लगाना चाहिए। बड़ा क्या पता इधर का उधर पैदल भाग भी गया हो। मुबारक अली बोला। बाप, एक आदमी की फिक्र में हम सब फंस जाएंगे। लेकिन छोकरे, मुबारक अली जॉर्ज पर झल्लाया, इधर क्यों बैठेला है लंगूर का मापिक, चक्के पर पहुंच, गाड़ी मैं चलाता हूं। जॉर्ज को नशे में पेंडुलम की तरह झूलता पाकर वागले बोला। तो चला, देख क्या रहा है, क्या वांदा है तेरे गाड़ी चलाने में। वागले कूद कर ट्रक से उतरा और ड्राइविंग सीट पर पहुंचा। अगले क्षण ट्रक तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहा था। हमें बुजुर्गवार को आनंद तनिक विरोधपूर्ण स्वर में बोला, यूं छोड़कर नहीं आना चाहिए। ऐसा है तो तू पीछे रुक जा, मुबारक अली बोला। आनंद खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे से चिंता और असंतोष के भाव ना गए। सायरन की आवाज से सारा बाजार गूंजने लगा तो एक बार की रूपचंद जगनानी को भी यही लगा कि हवाई हमला हो गया था। कुछ क्षण वह स्तब्ध पेड़ के पीछे छिपा खड़ा रहा। फिर उसने अनुभव किया कि सायरन बजने की आवाज चौकी की इमारत से नहीं, बाजार में से आ रही थी। फिर उसे चौकी के कंपाउंड में सिपाहियों की हलचल दिखाई दी। वह क्या करे, उसने आतंकित भाव से सोचा, क्या भाग खड़ा हो। लेकिन उसे तो ट्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो भाग खड़ा होने का ख्याल मन से निकालकर वह पेड़ के पीछे से निकला और तेजी से बाजार में दाखिल हुआ। कुछ ही कदम उठाने पर उसे महसूस हुआ कि सायरन की आवाज सुनारों की मार्केट में से आ रही थी। यानी कि अलार्म नहीं कटा था। उसकी जानकारी गलत थी, खतरनाक साबित हुई थी। कैसे बच गया अलार्म? उससे इस बाबत सवाल किया जाएगा तो वह क्या जवाब देगा? बाजार सुनसान पड़ा था। वही अकेला आदमी वहां था जो बिजली के खंभों की ओट लेता ट्रक की तरफ भागा चला जा रहा था। सायरन की आवाज से इलाके में जाग हो गई थी और दुकानों के ऊपर बने रिहायशी फ्लैटों की खिड़कियां फटाफट खुलने लगी थी। बस थोड़ा फासला और हाफता कांपता वह ट्रक की ओर दौड़ता और खुद को तसल्ली देता रहा, थोड़ा फासला और। रुक जाओ, एकाएक कोई चिल्लाया। आवाज रूपचंद के जेहन से यूं टकराई जैसे गोली लगी हो। उसके हाथ में थमा वायरलेस टेलीफोन उसकी उंगलियों से फिसलकर फुटपाथ पर जा गिरा और फिर उसके अपने ही पांव की ठोकर से वह एक और उछल गया। पुलिस की एक जीप उसके बगल से गुजरी और उसके सामने आकर रुकी। उसमें से कई पुलिसिये नीचे कूदे और फिर कई हाथों ने रूपचंद को दबोच लिया। एक टॉर्च की तीखी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? उस पर सवालों की बौछार होने लगी। यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? आधी रात के वक्त घर से बाहर क्यों घूम रहे हो? कहाँ रहते हो? क्या काम करते हो? नाम क्या है तुम्हारा? बोलो बोलो। हकबकाए रूपचंद के मुंह से बोल ना फूटा। इसे गिरफ्तार कर लो, किसी ने आदेश दिया, बाद में देखेंगे इसे। पलक झपकते रूपचंद जगनानी के हाथों में हथकड़ियां थी। अलार्म कैसे बजा? जामवंत राव एक ही बात बार बार यूं दोहरा रहा था जैसे नींद में बड़बड़ा रहो। अलार्म कैसे बजा? अलार्म कैसे बजा? वैन, विमल बोला। वैन तो पीछे ही रह गई, अब भाड़ में गई वैन। मुबारक अली भुनभुनाया। पहले किसी को ख्याल नहीं आया कि वैन भी लाने का था। उसकी चाबी मेरे पास थी, जॉर्ज बोला, लेकिन इग्निशन में ही रह गई। अच्छा हुआ वैन चाबी समेत पीछे रह गई, आनंद बोला। शायद वो पीछे रह गए बुजुर्गवार के काम आ जाए। या तुम्हारे हाथ में क्या है? विमल मुबारक अली से बोला। लेजर बीम वह अभी भी हाथ में थामे हुए था। तौबा, लेजर बीम को ट्रक के फर्श पर फेंकता वह वितुष्णापूर्ण भाव से बोला। तौबा, यह नामुराद बोझा मैं अभी तक
ढो रहा हूं और मेरे को खबर ही नहीं। अलार्म कैसे बजी? जामवंत राव बोला। अबे छोड़ यार हट। मुबारक अली कहर भरे स्वर में बोला। साला कैसे भी बजा बजा। साले शुक्र मना कि वक्त रहते हम उस वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में चूहेदान से बाहर निकल आए। वहां जनरेटर होगा, आनंद बोला। उससे क्या होता है? विमल बोला। जनरेटर का काम तो बिजली की जगह काम करना होता है। जिन लाइनों में सरकारी पावर हाउस की बिजली दौड़ रही होती है, पावर कट जाने पर उन्हीं लाइनों में जनरेटर द्वारा पैदा की बिजली दौड़ने लगती है। जब अलार्म बेल को जाती लाइन काट दी गई तो अलार्म नहीं बजना चाहिए था, बावजूद जनरेटर के नहीं बजना चाहिए था। शायद जनरेटर और पावर की अलग वायरिंग रही हो, लेकिन बिजली का कनेक्शन तो नहीं काटा था हमने। जनरेटर तो बिजली ना होने पर बिजली की जगह काम करता है। अरे अब छोड़ो यह बहस। मुबारक अली पुनः झल्लाया। अपुन बोलता है घंटी कैसे भी बजी बजी। अब इस बात पर तबसरा करने से क्या हासिल होएगा? काम तो बिगड़ गया ना। अलार्म कैसे बजा? जामवंत राव के मुंह से फिर फूटा। अब चुप कर साले, वरना टेटुआ दबा दूंगा। यह हेरोइन की तरंग में है, आनंद बोला। मैं साले की सब तरंग पतंग निकाल दूंगा। वह एक क्षण ठिठका, फिर बोला। लगता है अपन भी साला तरंग में है। जो यह वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, यह तामझाम अभी भी पहनेला है। मुबारक अली तब भी घुटनों तक के गमबूट और वाटरप्रूफ ओवरऑल पहने था और गले में गैस मास्क लटकाया था, जबकि बाकी सबके गलों से और शरीरों से वह सीवरों में ही इन सब चीजों से किनारा कर चुके थे। उसने एक एक चीज अपने जिस्म से नोच कर ट्रक से बाहर फेंकनी शुरू कर दी। मेरी जैकेट! एकाएक जॉर्ज सेबेस्टियन दोनों हाथों से अपनी छाती टटोलता हुआ बोला। तब हर किसी ने नोट किया कि जो जैकेट सदा जॉर्ज के जिस्म पर होती थी, उसे वह उस वक्त नहीं पहने हुए था। क्या हो गया तेरी जैकेट को? मुबारक अली बुनबुनाया। कहाँ रह गई? कहीं पीछे तो नहीं छोड़ आया? विमल बोला। छोड़ आया तो छोड़ आया, इसमें क्या हो गया? आनंद बोला। जहां पीछे इतना कीमती सामान रह गया, वहां एक डेनिम की मामूली जैकेट रह गई तो क्या आफत आ जाएगी? आफत आ सकती है, विमल बोला। उस पर दर्जी का कोई बिल्ला हो सकता है, उस पर धोबी का कोई मार्का हो सकता है, जिसकी मदद से पुलिस इस तक पहुंच सकती है और फिर इसकी मदद से हम सब तक। क्यों बे छोकरे? मुबारक अली बोला। था ऐसा कोई बिल्ला मार्का तेरी जैकेट पर? वो तो नहीं था। जॉर्ज सेबेस्टियन ने बड़े कठिन स्वर में कहा। लेकिन क्या लेकिन? साले जल्दी बोल, क्या था उसमें? मेरा वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में दिल बैठा जा रहा है उसकी एक जेब में। जॉर्ज इतने दबे स्वर में बोला कि हर कोई बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज सुन पाया। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था और टैक्सी ड्राइवर का टोकन था। क्या बकता है बे? मुबारक अली धाड़ उठा। राशन कार्ड और छोड़ा ना था जेब में? विमल बोला। मैं क्या करता? जॉर्ज बोला। मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने अपनी जैकेट उतार दी। रोज उतारता था, लेकिन आज अलार्म की हड़बड़ी में पहनना भूल गया। साला हरामजादा, मुबारक अली बोला। लापरवाह अहमक, अगर वो जैकेट पुलिस के हत्थे पड़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। देखो तो साले को अपनी फिक्र पड़ी है इसे। बैग कमीने है, जब तू पकड़ा जाएगा तो हम सब नहीं पकड़े जाएंगे? यह आनंद गमगीन स्वर में बोला। हम सबको जेल की चक्की पिसवा के रहेगा। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? मुबारक अली बोला। ट्रक के नीचे उतर, वापस जौहरी बाजार दौड़ और सीवर में घुसकर अपनी जैकेट निकाल कर ला। जा, शाबाश, दौड़ के जा। दौड़ेगा तो थोड़ा नशा भी उतर जाएगा। वहां तो पुलिस पहुंच गई होगी, मैं तो फौरन पकड़ा जाऊंगा। तो जाकर कहीं छुप जा। ताजमहल कैसा रहेगा तेरे लिए? वहां तो पुलिस किसी मवाली को ढूंढने नहीं आने वाली। या शायद ओबराय ठीक रहेगा तेरे लिए। पुलिस को सीवर का फौरन ख्याल नहीं आएगा, विमल धीरे से बोला। जो छेद वॉल्ट के शेल में हमने किया था वो लॉकरों की कैबिनेट के पीछे छुपा हुआ होगा। उसकी खबर हो सकता है पुलिस को कई घंटों तक ना लगे। लेकिन जॉर्ज बोला, पुलिस तो वहां बहुत पहुंची हुई होगी। साथ ही बतौर तमाशाई वहां इलाके के भी काफी लोग जमा हो गए होंगे और पुलिस वॉल्ट वाली इमारत के सामने जमघट लगाए होगी। मैन होल नंबर 36 वहां से बहुत दूर है, वहां पुलिस नहीं होगी। वहां पुलिस तब तक नहीं जाएगी जब तक कि सीवर सिस्टम की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाएगी, और इसमें वक्त लगेगा। मैं पकड़ा जाऊंगा, जॉर्ज ने फरियाद की। अबे साले हलकट, मुबारक अली फिर बिफरा। तू नहीं जाएगा तो हम सब पकड़े जाएंगे। मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। पुलिस की डंडा परेड होगी तो तेरा बाप भी खोलेगा, लेकिन मैं। अबे चुप कर, मुबारक अली ने ट्रक की सामने की पैनल ठकठकाई। वागले, ट्रक वापस लेकर चल। वागले ने ट्रक तभी वापस मोड़ा जब विमल ने भी इस काम के लिए स्वीकृति दी। अत्यंत सस्पेंस भरे माहौल में ट्रक वापस लौटा। वागले ने ट्रक जौहरी बाजार से परे रोक दिया। बाजार के दाहिने पर पुलिस नहीं थी। पुलिस तो नहीं दिखाई दे रही, आनंद बोला। फिर भी क्या वापस बाजार में घुसना
अब मुमकिन होगा? नहीं, मुमकिन तो नहीं होगा। मुबारक अली बोला, यह अकेला ही जाएगा आगे। लेकिन बाप, जॉर्ज ने आर्तनाद किया, मैं सरेआम बाजार में मेनहोल का ढक्कन उठाकर भीतर कैसे घुसेंगा? मेरे ऊपर ट्रक की ओट होनी चाहिए। ट्रक भीतर नहीं ले जाने का है, उसमें सबके लिए वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, खतरा है। अगर तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए तो? नहीं भागेंगे। अगर चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। जॉर्ज ने अपने उस्ताद के उस फैसले से बड़ी राहत महसूस की। विमल को हैरानी हुई, फिर क्या वांदा है बाप? जॉर्ज बोला और ट्रक से नीचे उतरा। उसके पीछे ही मुबारक अली नीचे उतरा। तू आगे चल। मुबारक अली बोला, मैं तेरे को वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कबर? जॉर्ज बोला, हाँ वही वही करके रखूंगा, कबर कबर। अबे हिल साले, ये मस्करी मारने का वक्त है। जॉर्ज बाजार में दाखिल हुआ। कुछ क्षण बाद उससे 10 कदम पीछे चलता मुबारक अली भी बाजार में दाखिल हुआ। बाजार का उस ओर का सीरा सुनसान पड़ा था। लगता था जो कोई लोग भी घरों से निकलकर सड़क पर आए थे, वे जाकर वॉल्ट वाली इमारत के ही सामने जमा हो गए थे। कुछ सोचकर विमल भी ट्रक से नीचे कूदा और बाजार की तरफ बढ़ा। वागले ने उसके साथ आने का उपक्रम किया तो विमल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और बाजार में दाखिल हुआ। जॉर्ज, एकाएक मुबारक अली उच्च स्वर में बोला। जॉर्ज तुरंत ठिठका, घूमा। मुबारक अली ने उसे शूट कर दिया। विमल का यह ख्याल सरासर गलत निकला कि पुलिस को घंटों बाद पता लगना था कि डकैतों ने किधर से वॉल्ट में घुसने की चेष्टा की थी। यह पता हकीकतन पुलिस को बहुत जल्दी लग गया। पुलिस के आगमन के बाद वॉल्ट को चेकअप के लिए खुलवाया गया तो वॉल्ट के सारे चेंबर में गंदगी की बदबू बसी पाई गई। उतना ही पुलिस को सुझाने के लिए काफी था कि वह सीवर की बदबू थी जो किसी रास्ते से वॉल्ट तक पहुंच रही थी। मामूली चेकअप पर वह रास्ता भी सामने आ गया। वॉल्ट के शेल में एक जगह छेद दिखाई दे रहा था। यह छेद इत्तेफाक से किसी लॉकर कैबिनेट के पीछे नहीं, लॉकरों का रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयुक्त होने वाली एक फाइलिंग कैबिनेट के पीछे था, जो कि एक ही गार्ड ने बड़ी सहूलियत से सरका ली। उस छेद में टॉर्च की रोशनी डाली गई तो सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग मुंह बाएं खड़ी दिखाई दी। उतने से ही पुलिस की समझ में सारी कहानी आ गई। फिर कई पुलिसियों को सीवर में दाखिल होने का हुक्म मिला। ट्रक फिर आंटी के आवास की ओर दौड़ा चला जा रहा था। जॉर्ज कहाँ रह गया? आनंद ने सवाल किया। इसने, विमल ने मुबारक अली की ओर इशारा किया, उसे शूट कर दिया। आनंद के चेहरे पर तुरंत आतंक के भाव आए। छामंतराव की उनकी तरफ तवज्जो नहीं थी। वह ऊँग रहा था और अभी भी रह रहकर एक ही बात बुदबुदा रहा था, अलार्म कैसे बजा? इसी में हम सबकी भलाई थी। मुबारक अली सख्ती से बोला, खुद उसकी भी। वो हमारा साथी था। आनंद बोला, साथी वो होता है जो साथ दे। वो साथ देने के काबिल नहीं रहा था, इसलिए उसका साथी बना रहना गलत था। वो हम सबको गिरफ्तार करवा सकता था। यूं तो रूपचंद जगनानी भी हम सबको गिरफ्तार करवा सकता है। अभी हमें को नहीं मालूम कि वो पकड़ा गया है। हो सकता है वो आजाद और वहां से खिसकने में कामयाब भी हो चुका हो। अगर वो पकड़ा गया हुआ तो हमारी बदकिस्मती, वो हमारे काबू से बाहर है। जॉर्ज हमारे काबू से बाहर नहीं था। वह एक क्षण टिटका और फिर बोला, जॉर्ज की मौत का मेरे को बहुत अफसोस है। मैं फिर बोलता हूँ, इसी में हम सबकी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में भलाई थी। तुम्हें खुश होना चाहिए, अपन की तारीफ करनी चाहिए कि अपन ने ऐसा कदम उठाने की हिम्मत की। यह यार मारी है, विमल बोला। क्या? मुबारक अली आंखें तरेर कर बोला, वो तुम्हें उस्ताद कहता था। अपने शागिर्द के साथ तुमने यह सलूक किया जिसकी बात हामी खुद ही उसे जहन्नुम रसीद कर दिया। हमारे गुरु तेग बहादुर ने कहा कि वहां जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए, बहाना छोड़िए। सब बकवास है। मुबारक अली भड़का, तुम्हारे पास पिस्तौल कहां से आई? कहां से आई क्या मतलब? पिस्तौल तो हमेशा अपन के पास रखती है। पिस्तौल तो हमेशा अपन पास रखता है। अगर, आनंद बोला, जगनानी पकड़ा गया हुआ तो क्या? मुबारक अली बोला, वो मेरे घर का पता जानता है। आज रात घर मत जा, कल मालूम हो ही जाएगा कि वो पकड़ा गया या नहीं। वो पकड़ा भी गया होगा, विमल बोला, तो पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पुलिस हरगिज भी यह साबित नहीं कर सकती कि डकैती में उसका भी कोई रोल था। इतनी अक्ल तो उसे भी होगी। फिर भी, आनंद बोला, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो ना जा, एक रात तो तुम्हें आंटी अपने पास रख लेगी। तभी वागले ने ट्रक को आंटी के स्क्रैप यार्ड के फाटक पर ले जा रोका। वहां पहुंचकर विमल को पता लगा कि उनकी उस रात की नाकामियों और दुश्वारियों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। खांडेकर ने बताया, सोलंकी भाग गया था। जनाब, रूपचंद जगनानी ने फरियाद की, मैं आपको 100वीं बार बता रहा हूं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सड़क पर गश्त के लिए निकल आया था। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मुझे अक्सर नींद नहीं आती। मैं घर लौट रहा था जबकि आपके आदमियों ने मुझे धर दबोचा। उसको गिरफ्तार करते ही पुलिस वाले आनंद फानन उसे हेडक्वार्टर ले आए थे और अब एक इंस्पेक्टर, जो कि निश्चय ही सोते से जगाया गया था, उससे पूछताछ कर रहा था। जब
जब रहते महालक्ष्मी पुल के पास हो, इंस्पेक्टर फाल्के सख्ती से बोला। तो जोहरी बाजार कैसे पहुंच गए? यही रास्ता क्यों अख्तियार किया तुमने सैर करने के लिए? जनाब, मैंने किधर तो चलना ही था, मैं उधर चल दिया। जोहरी बाजार में कोई कर्फ्यू तो लगा हुआ नहीं था जो कि मैंने। ज्यादा बहसबाजी मत करो। मैं बहसबाजी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। और ज्यादा होशियारी दिखाने की भी कोशिश मत करो। रूपचंद चुप रहा। काम क्या करते हो? कमेटी के दफ्तर में ड्राफ्ट्समैन हो। तुम्हारे घर में कोई इस बात की तस्दीक कर सकता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही थी इसलिए तुम सड़क पर निकल आए थे? रूपचंद ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मैं अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हो? परिवार में कोई ना है? एक लड़का है, उसकी फैमिली है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहता। क्यों? रूपचंद ने उत्तर ना दिया। लड़का क्या करता है? वह सोचने लगा कि उसे बताए ना बताए, और वह भी उसी की तरह पुलिस इंस्पेक्टर ही था। अभी वह इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि एक हवलदार बोला, एसीपी साहब आ गए। एसीपी मनोहर देवड़ा ने भीतर कदम रखा। सब उठकर खड़े हो गए। एसीपी की रौब में रूपचंद भी उठकर खड़ा हो गया। एसीपी देवड़ा आकर इंस्पेक्टर फाल्के द्वारा खाली की गई सीट पर बैठ गया। सर, फाल्के ने रूपचंद की ओर संकेत किया। यह है वो आदमी जो जोहरी बाजार में वॉल्ट वाली इमारत के करीब से हिरासत में लिया गया था। देवड़ा ने रूपचंद पर निगाह डाली। तुरंत उसके चेहरे के भाव तब्दील हुए। बैठिए, वह नरमी से बोला। रूपचंद वापस बैठ गया। जोहरी बाजार के वॉल्ट पर डकैती डालने की कोशिश हुई है और सायरन बजते वक्त सिर्फ आप ही एक शख्स थे जो वॉल्ट के करीब बाजार में मौजूद थे। मैंने वजह बताई है अपनी वहां मौजूदगी की, रूपचंद दबे स्वर में बोला। देवड़ा ने इंस्पेक्टर फाल्के की तरफ देखा। फाल्के ने वजह बताई और उन हालात से भी एसीपी को अवगत कराया जिसमें वह मछली पुलिस के जाल में फंसी थी। आप? देवड़ा बोला। दौड़ क्यों पड़े थे? मैं सायरन की आवाज से बौखला गया था, रूपचंद बोला। मुझे लगा कि वहां जरूर कोई गड़बड़ हो गई थी। जनाब, गड़बड़ वाली जगह से जल्दी कूच कर जाना, वो भी रात के वक्त, हर कोई चाहता है। यानी कि आपको पता था वहां कोई गड़बड़ हुई थी? मुझे ऐसा अंदेशा हुआ था। गड़बड़ तो वहां भारी हुई है। वहां वॉल्ट पर डकैती डालने की कोशिश की गई है। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया है। ये मुझे उस डकैती में शामिल होना समझ रहे हैं। सरकार, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। कमेटी के दफ्तर में ड्राफ्ट्समैन की नौकरी करता हूँ। मेरा डकैत लोगों से क्या वास्ता? पहले आपको नहीं मालूम था कि वहां क्या हुआ था? जी नहीं। यह तो आपको मालूम होगा कि वहां एक सुनारों की मार्केट है और उसमें एक प्राइवेट वॉल्ट है। जी नहीं। नहीं जनाब, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी औकात नहीं कि मैं सुनारों की मार्केटों की खबर रखूं, प्राइवेट वॉल्टों की खबर रखूं। ओके, यू कैन गो। आदेश इतना अप्रत्याशित था कि रूपचंद को लगा कि उससे सुनने में गलती हुई थी। जी? वह हड़बड़ाया सा बोला। मैंने कहा आप जा सकते हैं। ओह! रूपचंद चाबी लगे खिलौनों की तरह उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। शुक्रिया, शुक्रिया सर। इंस्पेक्टर फाल्के व्यग्र भाव से बोला। ये देवड़ा वाला हमारे इंस्पेक्टर अशोक जगनानी के पिता हैं। रूपचंद चौंका। आप मुझे जानते हैं? वह बोला। हाँ, देवड़ा बोला। एक बार मैं अशोक के घर गया था तो आप वहां मौजूद थे। मेरा आपसे परिचय भी करवाया गया था, लेकिन लगता है आप भूल गए हैं। हाँ, मुझे अफसोस है कि। अफसोस छोड़िए और सीधे घर जाइए और यूं रात बिरात सुनसान सड़कों पर ना फिरा कीजिए। नींद ना आए तो अपने इलाके में ही टहल लिया कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। मैं? आपने इन लोगों को यह नहीं बताया था कि आपका लड़का महकमे में पुलिस इंस्पेक्टर है? जी नहीं। क्यों? यूं ही। दरअसल मुझे अपने लड़के की नेकनामी का बड़ा ख्याल है। बड़ा उम्दा ख्याल है आपका, लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं था तो लड़के की नेकनामी को क्या होने जा रहा था? दरअसल मैं नहीं चाहता था कि अपनी किसी जाति दुश्वारी से निजात पाने के लिए मैं अपने लड़के के नाम और ओहदे का इस्तेमाल करूं। कमाल है, अगर ये लोग आपको जेल में डाल देते तब तो मैं जरूर अशोक का हवाला देता। पहले नहीं। रूपचंद खामोश रहा। एसीपी को दोबारा बोलता ना पाकर वो घुमा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप जॉर्ज सेबिस्टन को जानते हैं? रूपचंद के सारे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसे यूं लगा जैसे किसी ने पीछे से उस पर हंटर बरसाया हो। फिर बड़ी मुश्किल से वह वापस घूमा। आप जॉर्ज सेबिस्टन को जानते हैं? इंस्पेक्टर फाल्के ने अपना सवाल दोहराया। ये कौन हुआ? रूपचंद बड़ी कठिनाई से बोला। आप ही बताइए। मैंने तो यह नाम आज से पहले सुना नहीं कभी। जरा यह सूरत देखिए, शायद आप इसे किसी और नाम से पहचानते हो। रूपचंद ने देखा फाल्के उसके सामने एक ड्राइविंग लाइसेंस कर रहा था। रूपचंद ने उसके करीब जाकर ड्राइविंग लाइसेंस पर लगी जॉर्ज सेबिस्टन की तस्वीर पर निगाह डाली। फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। आप ना इस सूरत से वाकिफ है? इंस्पेक्टर फाल्के उसे घूरता हुआ बोला। और ना ही इस नाम से? जी हाँ। जी? इस जैकेट को भी आप नहीं पहचानते होंगे? फाल्के ने उसके सामने कॉलर से पकड़कर एक जैकेट लहराई। जी नहीं। पक्की बात? जी हाँ। आपने यह नहीं पूछा कि यह जैकेट आपको क्यों दिखाई जा रही है? रूपचंद ने जोर से थूक निकला। यह जैकेट आपको इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि यह जैकेट जॉर्ज सेबिस्टन नाम के एक आदमी की है।
और जॉर्ज सेविस्टन उन डकैतों में से एक था जिन्होंने वॉल्ट लूटने की कोशिश की थी। मेरा डकैतों से क्या मतलब? रूपचंद बड़ी कठिनाई से कह सका। होना भी नहीं चाहिए, खास तौर से तब जबकि आप एक पुलिस अधिकारी के पिता हैं। रूपचंद खामोश रहा। आप खुद घर पहुंच जाएंगे? एसीपी देवड़ा बोला, या मैं आपको भिजवाने का कोई इंतजाम करूं? जी नहीं, मैं चला जाऊंगा, नमस्ते। कैसे भाग गया? विमल कलप कर बोला। वो मुझे धोखा दे गया, खांडेकर तनिक सहमे स्वर में बोला। कैसे दे गया धोखा? जो कहना है जल्दी जल्दी कहो, एक ही बार में कहो। मैं खुद उसके लिए खाना लेकर गया था, जैसा मैं पहले करता था, लेकिन मैंने तहखाने का दहाना खोला और खाने की थाली दूसरी सीढ़ी पर रख दी। फिर मैं रिवॉल्वर सामने ताने उसकी थाली तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। वह थाली से 2 सीढ़ी परे था कि एकाएक उसका पांव फिसला, वह सीढ़ियों पर उल्टा और लुढ़कनियां खाता हुआ नीचे जाकर गिरा। गिरने के बाद जब उसके शरीर में कोई हरकत ना हुई तो मैंने समझा कि जरूर वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो मुझे सिर के बल गिरता दिखाई दिया था। मैंने तो यहाँ तक सोचा कि कहीं वो मर ही न गया हो। मैं लपकता हुआ उसके पास पहुंचा। वो तहखाने के फर्श पर निश्चेष्ट पड़ा था। उसका मुआयना करने के लिए मैं उसके चेहरे पर झुका तो उसने मुझे दबोच लिया। उसने मेरी रिवॉल्वर भी छीन ली। तब मुझे सूझा कि उसने सीढ़ियों में लुढ़कने का महज ड्रामा किया था। फिर वह अपनी जगह मुझे तहखाने में बंद करके भाग गया। शाबाश, विमल व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। मुझे तो मां ने आकर वहां से निकाला। शाबाश। अलार्म कैसे बजा? जामवंतराव बोला। अबे चुप कर साले। मुबारक अली कहर भरे स्वर में बोला। दोबारा यही बात फिर तेरी जुबान से निकली तो जुबान खींच लूंगा, समझा? जामवंतराव खामोश रहा। अपनी वो सफेद नस्वार फिर से ले ले और सो जाए। कल को अखबार से मालूम हो ही जाएगा अलार्म कैसे बजा। मुबारक अली ठीक कह रहा था। सोलंकी को कतई उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सहूलियत से रिहा हो जाएगा। वो छोकरा जो उसके लिए खाना लाया था कुछ ज्यादा ही आसानी से उसके चक्कर में आ गया था। उसकी जगह सोहल होता तो उसने यूं दौड़कर उसकी नब्ज देखने आने की मूर्खता कभी ना की होती। अब उसने सबसे पहले अपनी स्टेशन वैगन तलाश करनी थी। स्टेशन वैगन की चाबियां सोहल ने पहले ही दिन उसे सौंप दी थी। उसका पर्स उसकी जेब में तब भी सही सलामत मौजूद था। इस बात की तस्दीक कर चुकने के बाद की स्टेशन वैगन वहीं कहीं खड़ी थी। वह एक टैक्सी में सवार हुआ था और चेंबूर पहुंचा था। उसे इतना ध्यान था कि जहां उसकी स्टेशन वैगन फुटपाथ पर चढ़ाकर खड़ी की गई थी वहां से करीब ही कहीं रेलवे लाइन थी और बाद में वहां से रवाना होकर चेंबूर में तुकाराम के घर पहुंचने में उन्हें महज 5 मिनट के करीब का वक्त लगा था। चेंबूर पहुंचकर उसने उधर से उल्टा सफर करके अपना उस रोज वाला रूट ट्रेस करने की कोशिश शुरू की। कितना ही वक्त बर्बाद करने के बाद और बेशुमार सड़कों पर धक्के खा चुकने के बाद उसे एक फुटपाथ पर चढ़ी खड़ी अपनी स्टेशन वैगन दिखाई दी। उसने चैन की सांस ली। टैक्सी का कोई 150 रुपया भाड़ा भर के वह टैक्सी से उतरा। टैक्सी के वहां से विदा हो जाने तक वह वहीं ठिठका खड़ा रहा और फिर लंबे लंबे डग भरता अपनी स्टेशन वैगन के करीब पहुंचा। उसने उसका ताला खोला। यह देखकर उसे बड़ी राहत महसूस हुई कि उसका सूटकेस भी भीतर सुरक्षित मौजूद था। वह ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। उसने इंजन स्टार्ट किया। इंजन तुरंत स्टार्ट हुआ। उसने कार को फुटपाथ से उतारा और वापस घुमाया। अब उसने सस्पेक्ट नंबर 2 के पीछे पड़ना था। सस्पेक्ट नंबर 2 उन दिनों अहमदाबाद में रहता था और चंदानी के नाम से जाना जाता था। 9 बजे जामवंतराव की बीवी अंजना ने उसे झिंझोड़ कर जगाया। मैं नौकरी पर जा रही हूँ, वो बोली। दरवाजा बंद कर लो। जामवंतराव ऊँगता हुआ उठ बैठा। रात को कोई बुरा सपना देख रहे थे क्या? अंजना ने पूछा। सपना? जामवंतराव बोला। हाँ, सारी रात बड़बड़ा रहे थे तुम। मेरी कम से कम 20 बार नींद खुली। जब भी मेरी नींद खुली मैंने तुम्हें एक ही बात कहते सुना। क्या? अलार्म कैसे बजा? अलार्म कैसे बजा? हो, कौन सा अलार्म याद आ रहा था तुम्हें? पता नहीं, सपना याद तो रहा नहीं। ठीक वक्त पर तरीके से चैन की नींद सो तो क्या बुरे सपने आए? जामवंतराव खामोश रहा। चाय पी लो। अंजना एक टिपाई पर रखे चाय के गिलास की तरफ इशारा करती हुई बोली। ठंडी हो जाएगी। अच्छा, कोई पराठा वगैरह बना दूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं। वैसे तुम्हारा रात का खाना पड़ा है। मुझे भूख लगेगी तो खा लूंगा। मैं जाती हूँ। जामवंतराव ने सहमति में सिर हिलाया। अंजना चली गई। जामवंतराव ने लोटे में पानी लेकर कुल्ला किया और मुंह धोया। फिर वह बाहर जाकर पड़ोसी से उस रोज का अखबार मांग कर लाया। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने सारे अखबार को उलट पलट कर देखा। डकैती की कोई खबर उसे कहीं दिखाई ना दी। अगले 2 घंटे उसने पिछली रात का घटनाक्रम अपने मानस पटल पर दोहराते हुए गुजारे। फिर वह उठ खड़ा हुआ। अलार्म कैसे बजा? यह सस्पेंस अभी भी उसे खाए जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसके मुंह तक आया हुआ निवाला किसी ने छीन लिया हो। फिर उसने घर से बाहर निकलने की ठानी। एक खुटी पर टंगा ताला उतार कर वह बाहर जाने लगा तो एकाएक ठिठका। फिर उसने मेज पर पड़ी एक पेंसिल उठाई और एक दीवार पर मराठी के बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया।
मेरी जान, मेरा विश्वास कर, सच ही एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे दौलत के अंबार से ढक दूंगा। फिर वह अपनी खोली से बाहर निकला। उसने उसे ताला लगाया और सीढ़ियां उतरने लगा। आंटी के घर में सतीश आनंद दोपहर के करीब सोकर उठा। सबसे पहले उसने अखबार ही तलाशा। अखबार में डकैती की या जॉर्ज सेविस्टन के कत्ल की या रूपचंद जगनानी के बाबत कोई खबर न थी। वह नित्य कर्म से निवृत्त हुआ और वहां से बाहर निकला। अपने घर का रुख उसने तब भी न किया। उसे बार बार यही अंदेशा होता था कि उसके फ्लैट के सामने उसी के इंतजार में पुलिसिये बैठे होंगे जो कि उसके वहां पहुंचते ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वह अपनी कार पर सवार होकर रंजीत स्टूडियो पहुंचा। वहां एक फिल्म की शूटिंग का शेड्यूल था। वहां से उसे मालूम हुआ कि वहां का शेड्यूल कैंसिल हो गया था और सारी यूनिट फिल्म सिटी पहुंची हुई थी, जहां पर लगाए गए एक आउटडोर सेट पर फिल्म की 15 दिन तक निरंतर शूटिंग जारी थी। वह फिल्म सिटी पहुंचा। वहां उसने असिस्टेंट डायरेक्टर को तलाशना आरंभ किया जिसने उसे फिल्म में रोल दिलवाया था। वह उसे कहीं ना मिला, लेकिन हर किसी ने यही बताया कि वह किसी भी क्षण वहां अपेक्षित था। वह कैंटीन में जाकर बैठ गया। वहां पड़े अखबारों में उसे डेली नाम का वह अखबार दिखाई दिया जो अखबारों की तरह सुबह आने की जगह दोपहर में आता था। डेली के मुख्य पृष्ठ पर ही वॉल्ट डकैती के उपक्रम की खबर छपी हुई थी। आनंद ने झपट कर अखबार उठाया और उसे पढ़ने लगा। खबर में सीवर और उन द्वारा खोदी गई सुरंग के चित्रों के साथ डकैती के उपक्रम का विस्तृत वर्णन छपा था। खबर पढ़कर आनंद को मालूम हुआ कि जॉर्ज सेविस्टन की जैकेट बरामद हो चुकी थी। उसकी लाश भी बरामद हो चुकी थी। रूपचंद जगनानी पिछली रात पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा उसकी जवाब तलबी हुई थी। पेपर में यह भी छपा था कि उसका बेटा अशोक जगनानी मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर था, लेकिन ऐसा कोई संकेत न था कि उसकी रिहाई में उसके इंस्पेक्टर पुत्र का कोई हाथ था। वॉल्ट के दरवाजे में टाइम लॉक की व्यवस्था थी, जिसकी वजह से एक बार वॉल्ट बंद हो जाने के बाद वॉल्ट के मालिकान ही आकर वो टाइम कैंसिल कर सकते थे और समय से पहले वॉल्ट खोल सकते थे। अखबार में यह संभावना व्यक्त की गई थी कि डकैतों को टाइम लॉक की खबर थी, इसलिए उन्होंने सीधे रास्ते से वॉल्ट पर आक्रमण करने की कोशिश न की थी। अखबारों में यह भी संभावना व्यक्त की गई थी कि शायद वॉल्ट का कोई कर्मचारी डकैतों से मिला हुआ था। अलार्म की तार उन्होंने एकदम सही काटी थी। इमारत की छत पर लगा शक्तिशाली सायरन किसी और ही इंतजाम से बजा था और वह इंतजाम ऐसा था कि उसकी वॉल्ट की मुलाजमत में रह चुके जामवंत राव को भी खबर न थी। वॉल्ट के मैनेजर भोसले के बयान के मुताबिक वह सायरन बंद वॉल्ट के भीतर के हवा के दबाव में और बाहरी हवा के दबाव में फर्क के आधार पर बचता था। डकैतों द्वारा जब वॉल्ट के शेल में छेद किया गया तो बाहरी हवा एकाएक वॉल्ट के बंद वातावरण में दाखिल हुई और एयर प्रेशर में यूं आई सडन चेंज से सायरन बज उठा था। आनंद ने अपना माथा पीट लिया। कितने मूर्ख थे वे लोग जो समझ बैठे थे कि अलार्म काट देने से और वॉल्ट के शेल में छेद कर लेने मात्र से ही वो इतने आधुनिक वॉल्ट लूटने में सफल हो जाने वाले थे। 4 बजे उसकी अपने सहायक निर्देशक से मुलाकात हुई। भाई कहाँ थे तुम? वह उसे देखते ही बोला, मैं तुम्हें 3 दिन से तलाश कर रहा हूँ। मैं घर पर ही था, आनंद सशंक स्वर में बोला। मैं रोज रात को 9 बजे तुम्हें फोन करता था, एक बार भी किसी ने फोन ना उठाया। क्यों फोन करते थे? तुम्हारा शूटिंग शेड्यूल था, वो तो आज से था, लेकिन यहाँ का सेट जल्दी तैयार हो गया, अमिताभ की डेट्स मिल गई, इसलिए देसाई साहब ने जल्दी शूटिंग करने का फैसला कर लिया। और तुम मिलकर नहीं दिए तो क्या? तो देसाई साहब ने तुम्हारी जगह किसी और को ले लिया। आनंद के सिर पर गाज गिरी। वह उसकी जिंदगी का सबसे लंबा, सबसे महत्वपूर्ण रोल था। नहीं, आनंद बोला, ऐसा ना करो। अब तो हो गया ऐसा, यार कुछ करो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब तो धीरज को लेकर 3 दिन की शूटिंग भी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे अमिताभ के साथ सीन थे। तुम क्या जानते नहीं कि एक जूनियर आर्टिस्ट की खातिर स्टार को, और वो भी अपने अमिताभ जैसे सुपरस्टार को, इंतजार नहीं करवाया जा सकता। कुछ करे यार प्लीज। मैं क्या कर सकता हूँ? देसाई साहब बहुत खफा है तुझसे। मैंने तेरी तरफदारी की तो वो मुझे भी निकाल बाहर करेंगे। ओ मैं चला। मन में गहन पराजय का भाव संजोए आनंद फिल्म सिटी से वापस लौटा। दोपहर को इकबाल सिंह उस रोज का डेली पढ़ रहा था, जबकि श्याम डोंगरे ने उसके ऑफिस नुमा कमरे में कदम रखा। वॉल्ट लूटने की कोशिश की खबर इकबाल सिंह को पिछली रात को ही लग चुकी थी। अखबार तो वह सिर्फ यह जानने के लिए पढ़ रहा था कि पुलिस के हाथ कुछ लगा था भी या नहीं। यह सोहल की करतूत है। डोंगरे को आया देखकर इकबाल सिंह गरजा, यह साफ साफ सोहल की करतूत है। वो कैसे? डोंगरे सक पकाया।
वो ही ऐसा जामारी का कदम उठा सकता है, वो ही इतनी पेचीदा सेंधमारियां ऑर्गेनाइज कर सकता है, सिर्फ वो ही कंपनी को यूं हिट करने का हौसला कर सकता है। बकिया साहब के वक्त भी वो यही कुछ करा करता था। याद करो कि कैसे उसने हमारे जेकब सर्कल वाले ऑफिस में घुसकर देसाई का कत्ल किया था और सारे ऑफिस को तबाह किया था। कैसे उसने हमारे कफ परेड के ऑफिस में वॉल्ट खोल लिया था और वॉल्ट के सामान समेत सारा ऑफिस बम विस्फोटों से तबाह कर दिया था। कैसे उसने हमारी सारी सिक्योरिटी की ऐसी तैसी फेर कर क्लब 29 को हिट किया था। कैसे उसने, लेकिन साहब बड़ी हिम्मत करके डोंगरे ने इकबाल सिंह की बात काटी। उसे क्या पता कि वो वॉल्ट कंपनी की मिल्कियत है। उसे जरूर पता है। उसे ना सिर्फ यह पता होगा कि वॉल्ट कंपनी की मिल्कियत है, उसे जरूर यह भी पता होगा कि पहले कंपनी का नारकोटिक्स का जो स्टॉक कंपनी के कफ परेड वाले ऑफिस के वॉल्ट में रखा जाता था, वो अब जौहरी बाजार वाले वॉल्ट में रखा जाता है। डोंगरे, आज की तारीख में कंपनी की तरफ सोहेल के अलावा कोई आंख नहीं उठा सकता। लेकिन साहब, यह तो सारी मुंबई में किसी को मालूम नहीं है कि यह वॉल्ट कंपनी का प्रॉपर्टी है। सोहेल को मालूम है, तभी उसने वॉल्ट को यूं हिट करने की कोशिश की। उसे कैसे मालूम हो सकता है? यही मालूम करना अब तेरा काम है। साहब, अभी तो इस बात की भी तस्दीक ना हुई है कि सोहेल मुंबई में है। वो मुंबई में है, वो शर्तिया मुंबई में है, और तू एक निकम्मा सिपहसालार है जो इस बात की तस्दीक नहीं कर सका। वैसे अब मुझे तेरी किसी तस्दीक की जरूरत नहीं। यह, उसने फर्श पर बिखरे पड़े अखबार की ओर संकेत किया, वाक्य इस बात की तस्दीक करता है कि सोहेल मुंबई में है। डोंगरे खामोश रहा। सुरंग जिस रफ्तार से खोदी गई है और उसके लिए जो ढेर सारा साजो सामान इस्तेमाल किया गया है, वह काबिल तारीफ है। उसका ऑर्गेनाइजेशन काबिल तारीफ है और यह साबित करता है कि सोहेल ने यहाँ कई मददगार जुटा लिए हैं। तू और कुछ नहीं कर सकता तो उन मददगारों की ही तलाश करने की कोशिश कर। वो मददगार तुकाराम और बागले नहीं हो सकते। हो सकता है तो सिर्फ वही दो नहीं हो सकते। तू और मददगारों को तलाश करने की कोशिश कर। कैसे करूं? डोंगरे के मुंह से निकला, यह भी मैं तुझे बताऊं। इकबाल सिंह आंखें तरेर कर बोला, ना मेरा मतलब है इस बाबत आपकी कोई राय हो। आखिर आप मेरे से आला दिमाग रखते हैं। हाँ, वो तो है। फिर इकबाल सिंह नर्म पड़ा। देख, यूं कर, तूने कहा था तुकाराम के चेंबूर वाले मकान में लोग उससे मिलने आते हैं। अब कोई नहीं आता क्या? जी हाँ, मैं तो आपसे पूछने लगा था कि क्या अभी भी तुकाराम के मकान की निगरानी जारी रखी जाए। अब वहां कतई कोई नहीं आता। जी हाँ। इकबाल सिंह कुछ क्षण सोचता रहा। वो लड़का जिसकी लाश कल रात जौहरी बाजार से मिली थी। फिर इकबाल सिंह बोला, वो जिसके ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीर अखबार में छपी है, जॉर्ज सेविस्टन। हाँ, वही। तो वो शर्तिया सेंधमारी में शामिल था। तो उसकी बैकग्राउंड टटोल और मालूम कर कि वो किन लोगों में उठता बैठता था। फिर उन सब लोगों को चेक करा, या सोचकर चेक करा कि उनमें से कोई या वे तमाम के तमाम सेंधमारी में शामिल हो सकते हैं। ठीक? जी हाँ। और सोहल को ढूंढ। वो मुंबई में है और जौहरी बाजार वाली सारी करतूत उसकी है। डोंगरे, किसी तरह मेरे हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचा, नहीं तो उसके हाथ मेरी गर्दन पर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वो मुंबई में होगा तो भी वो आपके करीब नहीं फटक सकता। बकिया भी यही समझता था, ज्ञान प्रकाश डोंगरा भी यही समझता था, और उसके कितने ओहदेदार भी यही समझते थे। याद कर उनका क्या अंजाम हुआ। उनकी तबाही से ही मैंने यह सीख ली है कि दुश्मन को कभी कमजोर ना समझो और उसका वार बचाने के इंतजाम करने की जगह उससे पहले उस पर वार कर डालो। जी हाँ डोंगरे, सोहल का ढूंढ के ला। मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा। मैं तुझे अपनी बराबरी का दर्जा दूंगा। मैं तुझे मुंबई का बादशाह बना दूंगा। मैं जरूर ढूंढ कर लाऊंगा और लाकर उसे आपके कदमों में डालूंगा। हाँ, यह जवाब पसंद है मुझे। शुक्र है तूने इस बार भी मुंडी ना हिलाई और ना ही यह कहा कि तू कोशिश करेगा। शाबाश, मैं तेरा और सोहल की बाबत किसी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। अब जा, वक्त ना जाया कर। डोंगरे उसका अभिवादन करके वहां से विदा हो गया। रूपचंद जगनानी ऑफिस से बाहर निकला और सड़क पर उस दिशा में चलने लगा जिधर बस स्टैंड था। उसने बड़ी मुश्किल से ऑफिस में सारा दिन गुजारा था। किसी काम में उसका कतई मन नहीं लगा था। जॉर्ज सेविस्टन की बाबत पुलिस के सवाल अभी उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहे थे और अभी भी इस ख्याल से ही उसका दिल लरच जाता था कि पिछली रात उसकी कितनी दुर्गति हो सकती थी। बुजुर्गवार क्या भूल भी गए अपने पुराने दोस्तों को। रूपचंद ने चौंक कर सिर उठाया। आनंद की काली फियाट उसके पहलू में उसी की चाल से सर कर रही थी। रूपचंद ठिठका। उसके होठों पर एक मशीनी मुस्कुराहट उभरी। आनंद ने कार रोकी और उसकी तरफ का अगला दरवाजा खोल दिया। रूपचंद हिचकिचाता हुआ कार में दाखिल हुआ। मैंने तो अखबार पढ़कर जाना, आनंद बोला। कल रात आप पकड़ लिए गए थे, लेकिन उन्हें आपको छोड़ देना पड़ा था। रूपचंद ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा हुआ, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। उन्होंने ज्यादा तंग तो नहीं किया आपको? रूपचंद ने इनकार में सिर हिलाया। फिर भी आसानी से तो नहीं छोड़ा होगा।
छोड़ना तो उन्होंने मुझे था ही, रूपचंद बोला। देर सवेर उन्हें मानना ही था कि मेरी तरह कोई भी वारदात के वक्त वहां हो सकता था। ऊपर से जब उन्हें यह पता लगता कि रूपचंद ठिठका कि आपका बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है। आनंद बोला, यही कहने जा रहे थे ना आप? रूपचंद ने उत्तर न दिया। उसने आनंद की तरफ देखा भी नहीं। आपने कभी हिंट तक नहीं दिया कि आप एक पुलिस इंस्पेक्टर के पिता है, आनंद शिकायत भरे स्वर में बोला। अगर मैं ऐसा कुछ कहता तो तुम लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल करते? रूपचंद बोला, शायद नहीं, इसीलिए मैं खामोश था। लेकिन यह हमारे साथ, खासतौर से मेरे साथ धोखा नहीं हुआ कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई अहित नहीं हो सकता। मैं पूरी गारंटी करता हूं, मैं अपनी जुबान देता हूं कि मेरे बेटे के पुलिस इंस्पेक्टर होने की वजह से तुम पर या तुम्हारे किसी साथी पर कोई आंच ना आएगी। मैं तुम लोगों की बाबत कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगा, मेरा यकीन करो बेटा। बजाते खुद मुझे आपका पूरा यकीन है बुजुर्गवार, लेकिन अखबार तो और लोगों ने भी पढ़ा होगा। तुम उन्हें यकीन दिलाना कि मैं उनके खिलाफ जुबान खोलने वाला नहीं। जरूरी नहीं कि वो आपका या मेरा यकीन करे। मेरे ख्याल से तो उनको एक ही बात आपकी नेक नियति का यकीन दिला सकती है क्या कि आप अभी भी हम लोगों के साथ है। लेकिन साथ बनाए रखने के लिए अब बाकी क्या बच गया है? स्कीम तो फेल हो गई है और ऊपर से उस बेचारे छोकरे जॉर्ज के साथ इतनी बेरहमी से पेश आया गया, वो जरूरी था। आनंद आश्वासनहीन स्वर में बोला, उसकी लापरवाही हम सबको फंसवा सकती थी। अपनी जैकेट और उसमें मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से पकड़े जाने के बाद वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह सुरंग खोदने वालों का साथी था। वह एक बात कबूल करता तो उसके बाद वह हर बात कबूल करता ही चला जाता। अपनी जैकेट पीछे छोड़कर उसने खुद अपनी मौत के वारंट पर साइन की थी। रूपचंद खामोश रहा। फिर उसने बड़े अवसादपूर्ण ढंग से सहमति में गर्दन हिलाई। अब अपनी 40,000 रुपए की उस रकम के बारे में आप क्या करेंगे जिसकी आपको इतनी जरूरत थी? पता नहीं क्या करूंगा, लेकिन अगर 25 तारीख तक मैं वो रकम ना जुटा पाया तो, एकाएक रूपचंद के शरीर ने जोरों की झुरझुरी ली। तो क्या होगा? आनंद बोला, तो फिर मेरी वैसी ही धुनाई होगी जैसी तुमने मुझे उस दिन होने से बचाई थी। फर्क सिर्फ यह होगा कि इस बार मुझे छुड़ाने वाला कोई ना होगा। आपका सगा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है, क्या आप उसे? वो आजकल गोवा गया हुआ है, पता नहीं कब लौटेगा। उसके नाम के सदके भी तो आप पुलिस की प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। जब आप पुलिस को बताएंगे कि आप किसके पिता हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो पुलिस का खौफ खाने वाले नहीं। फिर भी और फिर जिस मुसीबत में मैं फंसा हुआ हूं उसका जिक्र अपने बेटे से हरगिज नहीं कर सकता। वजह है, कोई वजह जो आप मुझे नहीं बताना चाहते, यही समझ लो। आनंद ने बड़े आहत भाव से उसकी तरफ देखा। बेटा, रूपचंद बड़े दयनीय स्वर में बोला, मैं नाशुक्र आदमी नहीं। मेरी निगाह में इस बात की बहुत कीमत है कि तुमने मेरी जान बचाई है। बात कुछ है ही ऐसी कि वो जुआ पर लाने काबिल नहीं, लेकिन अगर तुम जिद करते हो तो मैं, जाने दीजिए बुजुर्गवार, मैं आपकी कोई मदद कर सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। वजह मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीन जानिए कभी मुझे मेरे अंदर से ऐसी प्रेरणा होती है कि मैं आपकी मदद करूं। इसीलिए कहता हूं कि अगर मेरे पास 40,000 रुपए होते तो मैं उन्हें आपके हवाले कर देने में एक क्षण के लिए भी न हिचकिचाता। रूपचंद ने बड़े कृतज्ञ भाव से उसकी तरफ देखा। कल रात खाम का हमारी बाजी पिट गई। एन वही हुआ जो कहते हैं ना कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। कल उस अनोखे अलार्म ने हमारी ऐसी तैसी ना फेर दी होती तो हम सब मालामाल हो चुके होते। हाँ, रूपचंद आह भर कर बोला। बहरहाल अभी से दिल छोटा ना करें बुजुर्गवार, अभी तो 25 तारीख में 8 दिन बाकी है। अब 8 दिनों में कोई करिश्मा थोड़े ही हो जाएगा। बाजी तो पिट गई, शायद मुकम्मल तौर से ना पिटी हो। क्या मतलब? इस काम में हमारा जो कमांडर था उसे सोहल कहते हैं। हमारी बाजी पिटना और उसकी बाजी पिटना एक ही बात नहीं। मैं आज ही रात उससे मिलूंगा, फिर शायद कल ही मैं आपको कोई अच्छी खबर दे सकूं। अभी भी किसी अच्छी खबर की गुंजाइश है? उम्मीद तो बरकरार रखिए, आखिर उम्मीद पर दुनिया कायम है ना बुजुर्गवार? रूपचंद फीकी सी हंसी हंसा। दोस्तों, एपिसोड नंबर 4 यही खत्म होता है। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी इसके एपिसोड नंबर 5 में। थैंक यू।